सो नाउ दोस्तों, वेलकम टू बाउंस बैक सीरीज। हमारा जो आज का डिस्कशन है दैट इज इन रिलेशन विद यूनिट नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बता दूं, मैंने आपका एक एग्जाम ओरिएंटेड क्रैश कोर्स वे में बहुत डिटेल में यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का 2 आवर्स का एक प्रॉपर रिवीजन किया है। अगर किसी को यूनिट नंबर 1 में कुछ भी नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट का सी भी नहीं आता, आप वो वीडियो देख लो। और उसके बाद जो मैंने उस ग्रुप में व्हाट्सएप पे क्वेश्चन बैंक डाला है चैप्टर 1 का, वो आप देख लो। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस टिल May 26 एग्जाम्स तक सारे उसमें कवर है। वही अप्रोच को हम आगे बढ़ाते हो। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन। दोस्तों, आज का हमारा एजेंडा है यूनिट नंबर 2। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या मैं स्टार्ट करूं? एक बार चैट बॉक्स पे फटाफट से सभी बच्चे जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वाई टाइप कर दें। ओके, और मैं आपको टाइम भी दूंगा। ये नोट्स मैंने ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करके रखी, मैं एक बार वापस से फॉरवर्ड भी कर देता हूं, है ना। तब तक बाकी स्टूडेंट्स वाई टाइप करें जिनका एग्जाम सितंबर 26 में है। दोस्तों, यस नो, आंसर इज यस, एंड वी विल डू ग्रेट थिंग्स। यस और नो? यस। ओके, जस्ट अ मिनट, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है दोस्तों, आपको दिख जाएगा अब वो पीडीएफ। यस, पीडीएफ भी आपको फॉरवर्ड हो चुकी है। ओके 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 ओके, ठीक है। नाउ नाउ यहां पर दोस्तों, यहां पर आपको ये ध्यान देना है, इस चैप्टर में बहुत छोटा चैप्टर है। 6 नंबर या 7 नंबर में आएगा ही आएगा। कितना? 7 मार्क्स का। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। सर, यूनिट नंबर 2। सबसे पहले दोस्तों, दो पार्टीज जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? आपको याद होगा, हमने जब यूनिट नंबर 1 पढ़ी थी तो उसमें आपको आपको बताया होगा कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को क्या देता है? ऑफर। और अगर इस पर्सन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, और इस ऑफर में कंसीडरेशन का तड़का भी है। कंसीडरेशन का तड़का कैसे होता है? जैसे जैसे मैंने मैंने यहां से पीयूष भाई को बोला कि पीयूष भाई, विल यू परचेज दिस डॉगी? विल यू परचेज दिस डॉगी? पीयूष भाई सेड, yes sir, I want to purchase it for the amount you mentioned। and पीयूष भाई को मैंने बोला, पीयूष भाई ये बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे दिल के करीब है ना। शेरू नाम है इसका बच्चों, क्या नाम है? शेरू। तो शेरू की प्राइस है 700 रुपीज, एंड पीयूष भाई सेड, यस आई वॉन्ट टू परचेज इट फॉर 700 रुपीज। ठीक है, 700 रुपए में मैंने ऑफर दिया शेरू को बेचने का, और सामने जो ऑफरी थे वो कौन थे? हमारे पीयूष भाई। पीयूष भाई ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, यस और नो? ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, मुझे एक बात बताना, सभी बच्चों से क्वेश्चन है ये मेरा, आप यस और नो में मुझे कंफर्म कर देना प्लीज। फिर मुझे आपका समझ में आ जाएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, नंबर 1, क्या जो मैंने ऑफर दिया वो वैलिड था कि नहीं? यस के लिए वाई टाइप कीजिएगा, नो के लिए एन टाइप कीजिएगा, लेकिन कुछ तो टाइप कीजिएगा दोस्तों। यस, करेक्ट। करेक्ट, जिनका सितंबर 26 है वो सभी लोग टाइप करेंगे, है ना ऐसे। ओके, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। सर, यहां पर जो पीयूष ने एक्सेप्टेंस दी, क्या वो वैलिड है? क्या वो वैलिड है? तो पीयूष को क्या मिलने वाला है? शेरू। और मुझे क्या मिलने वाले? 700 रुपए। कहना इसे 700 रुपए इज कंसिडरेशन फॉर मी, एंड शेरू कंसिडरेशन किसके लिए? पीयूष के लिए। तो कहना इसे ऑफर वैलिड, एक्सेप्टेंस वैलिड, और यहां कंसिडरेशन भी है, तो कहना इसे इट इज एग्रीमेंट। और इन द सेम सेंस हुआ है ये एग्रीमेंट, तो कहना इसे इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सिंस इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, कहना इसे इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। और दोस्तों जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो कहना इसे मैं हो जाऊंगा ऑफरर से प्रॉमिसर, और सामने वाला ऑफरी से क्या हो जाएगा? प्रोमिसी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो क्या आप यस टाइप कर दीजिए, और नहीं आ रही तो मैं वापस से एक्सप्लेन करूं। यस नो माय डियर फ्रेंड्स? तो इसी इसी थॉट प्रोसेस को लेके इस चैप्टर को हम आगे बढ़ेंगे। क्या यहां तक सब साथ में है दोस्तों? यस और नो माय वंडरफुल चार्टर्स? आंसर इज यस। नाउ सर, एक पर्सन है ऑफरर और एक पर्सन है ऑफरी।
ये है मिस्टर एच डी, ये है मिस्टर पीयूष, इनके बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में है ना, इसे हर एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है, समथिंग इन रिटर्न में मिलता है। उसी समथिंग इन रिटर्न को ही तो हम कंसिडरेशन बोलते हैं दोस्तों। तो क्या ये दिस समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, और इसी को लैटिन लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? इतना फटाफट से एक बार रीड करिए, फिर अपन आगे बढ़े। डन एवरीबॉडी? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? सर अब हम आ रहे हैं किस पर? डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। मतलब कहना ही से मैंने आपको कुछ दिया और बदले में आपने मुझे कुछ दिया। यस और नो? मैंने पीयूष को क्या दिया? शेरू। शेरू बेटा बहुत क्यूट है। हाँ, यस और नो? देखो बोलना पड़ेगा, देखो बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला जीवन। यस नो माय डियर फ्रेंड्स? यस, करेक्ट। सर 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 सर, शेरू को मैंने बेचा, तो कहने से कंसिडरेशन इज व्हाट? फॉर पीयूष इज शेरू, एंड फॉर मी इट इज 700 रुपीज। यस और नो? तो कहना ही से यहां पर ऑफर कौन दे रहा है? प्रॉमिसर या प्रॉमिसी? प्रॉमिसर देता है ऑफर या प्रॉमिसी देता है? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद तो देखो प्रॉमिसर कौन बन जाता है? ऑफर से ही प्रॉमिसर बन जाता है। तो कहना इसे डिजायर किसकी होगी? इच्छा किसकी होगी? प्रॉमिसर की। याद रखना, ये डेफिनेशन में मैं आपको बता रहा हूं, डेफिनेशन कई बच्चे एज इट इज लिख ही नहीं पाते, एज इट इज लिख ही नहीं पाते। वो ऐसे लिख देते हैं व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन द प्रॉमिसी। बेटा एक शब्द इधर का उधर हो गया तो बेटा आपका आंसर गलत हो जाएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन में मार्क्स कीवर्ड्स के ही होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? आंसर इज यस, करेक्ट है। बोलो पीयूष, संस्कृति, मनीष, शर्विल, पुष्कर, स्मृति, समृद्धि, प्राची, अंतरा, लक्ष्य, छवि, शिवम, तनिष्का, करेक्ट है। तो सर जो आप बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि कीवर्ड्स इधर उधर नहीं होने चाहिए, बट हम कैसे इसको रिटेन करें? तो जैसे मैंने चार्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपन इसे लर्न करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात, ये कहाँ गिवन है डेफिनेशन? सेक्शन 2 क्लॉज डी में। कहाँ पे गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज डी में। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? पक्का? यस नो? ओके सर। सर ये सेक्शन 2 क्लॉज डी में गिवन है। अब सर डिजायर किसकी होगी? जो ऑफर देगा, और ऑफरर को ही हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर। जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर कौन था? मैं। तो डिजायर किसकी है? मेरी। मैं क्या बेचना चाहता हूं? यस और नो? अच्छा, किसको दे रहा हूं? या तो प्रॉमिस ही दे कंसिडरेशन, या उसके बदले में कोई और पर्सन दे। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो एक बार इसको पढ़ो। तो दोस्तों यहां पर ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके इसमें कराऊंगा। इसी को बोलते हैं क्रैश कोर्स टाइप, एग्जाम ओरिएंटेड वे। रिवीजन नाम मात्र के लिए ही है, लेकिन आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना तो आप बिल्कुल सुनो, जो मैं बोल रहा हूं वैसा करते रहो, आपको बेनिफिट होगा। समझे? ओके। नाउ नाउ यहां पर मैंने आपको बोला कि प्रॉमिसर कौन होगा? जो ऑफरर था, उसकी डिजायर पर मैं था यहाँ पे प्रॉमिसर। मैंने यहाँ पे डिजायर क्या रखी? शेरू को बेचना है। कितने में? 700 रुपए में। और उसके बदले सामने से पीयूष भाई, या पीयूष भाई माइंड मत करिएगा, मिसेस पीयूष, मुझ मुझे या तो पीयूष या पीयूष के बिहाफ पर कोई भी एनी अदर पर्सन पे कर सकता है क्या 700 रुपए? ऐसा हो सकता है कि पीयूष ने डॉगी ले लिया मेरे से और 700 रुपए पीयूष के बदले में मुझे यहां पर पुष्कर भाई ने दिए। बताओ चलेगा क्या? चलेगा क्या? चलेगा, चलेगा सर। प्रॉमिसी भी पे कर सकता है, प्रॉमिसी के अलावा भी कोई और पे कर सकता है। चलेगा क्या? चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना? अच्छा, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो उसने क्या किया? डिड, मतलब पास्ट में कुछ किया। अच्छा, ये 3 वर्ड्स ना बच्चे इतना गलत करते हैं ना, इतना गलत करते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता। ये तो पूरा लिखते ही नहीं है। अब ध्यान से रखना कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, है ना? ये तो मैं अभी टेबुलर में बता रहा हूं, आपको बहुत आसानी से एक एक चीज समझ में आएगी। क्या यहां तक सभी बच्चे साथ में? यस और नो? सितंबर 26? यस नो? वेरी गुड, वेरी गुड यार, बहुत मजा आ गया यार, मजा आ गया। चलो, डिड और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, promises टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। सर ये डिड या डस या promises टू डू का मतलब क्या हुआ? या तो आपने पास्ट में कुछ काम किया है उसके बदले में,
कंसिडरेशन मिलेगा, या आप प्रेजेंट में कुछ काम कर रहे हो उसके बदले में आपको कंसिडरेशन मिल सकता है, या आपने प्रॉमिस किया है कुछ करने का उसके बदले में आपको कंसिडरेशन मिल सकता है। मतलब यहां पर पास्ट के लिए भी कंसिडरेशन मिल सकता है, प्रेजेंट के लिए भी मिल सकता है, फ्यूचर के लिए भी मिल सकता है, कुछ करने के लिए। अच्छा, सेम वे कुछ ना करने के लिए भी तो कंसिडरेशन हो सकता है। याद आ रहा है जब मैंने ऑफर के बारे में डिस्कस किया था, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने के लिए भी ऑफर दिया जा सकता है, कुछ ना करने के लिए भी ऑफर दिया जा सकता है। तो कहना इसे कंसिडरेशन भी सेम वे कुछ करने के लिए मिलेगा, कुछ ना करने के लिए भी मिलेगा। इट कैन बी एनी पास्ट इवेंट और प्रेजेंट इवेंट और फ्यूचर इवेंट। यस और नो बोलो, इतना समझ में आया? पक्का? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो हमने डेफिनेशन कैसे स्टार्ट करी, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर मतलब मैं, द प्रोमिसी मतलब पीयूष या उसके बिहाफ पर कोई और, एनी अदर पर्सन डिड और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। आप चाहो तो एग्जाम में पता कैसे लिख सकते हो, ये पूरी पहली दो लाइन तो पूरी लिख देना, डिड, डज और प्रोमिसेस टू डू एनीथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? सभी स्टूडेंट्स, क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये तीनों चीजें आ सकती हैं। ओके सर, सर एक बात समझते हैं, एक बात समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, है ना? क्लियर है? अच्छा, छवि क्या समझ में नहीं आया बेटा? रोशनी, छवि, आद्या पूछ सकते हो बेटा आप। अच्छा, स्क्रीन का है क्या? स्क्रीन ब्लर आ रही है क्या बेटा? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा सभी लोग, स्क्रीन ब्लर आ रही है क्या? ओके, चलिए चलिए, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो सर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डिड और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, promises to do और abstain from doing समथिंग, कुछ करने के लिए बोला है, कुछ करने के लिए बोला हुआ है। तो ऐसे कुछ करने वाले काम, एक्ट का मतलब होता है टू डू, और एब्सटेनेंस का मतलब होता है नॉट टू डू। एब्सटेनेंस का मतलब क्या होता है? नॉट टू डू। तो ये कुछ करने और कुछ ना करने के लिए ही तो एक प्रॉमिस में कंसिडरेशन दिया जाता है। अच्छा समझा सर। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था पीयूष का, तो मैंने पीयूष को ऑफर किया था शेरू, और कहने से पीयूष ने मुझे बोला था 700 रुपए देने का। तो शेरू किसके लिए कंसिडरेशन हो गया? पीयूष के लिए। और पीयूष पीयूष ने मुझे 700 रुपए देने का बोला, तो कहना ही से ये क्या हो गया? फ्यूचर। मतलब मैंने प्रॉमिस किया, आई विल प्रॉमिस टू गिव शेरू टू हुम, पीयूष, इन फ्यूचर, है ना? और सेम वे पीयूष ने मुझे प्रॉमिस किया है कि दैट ही विल पे मी इन द फ्यूचर 700 रुपीज। तो कहने से कंसिडरेशन फ्यूचर के लिए हो गया। यस और नो? अच्छा सर, आज की डिस्कशन कर लें। आज जैसे ही पीयूष मुझे 700 रुपए हैंड ओवर करेगा, मैं शेरू किसको दे दूंगा? पीयूष को। तो कहने से प्रेजेंट की बात हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि पीयूष ने मुझे 700 रुपए दे दिए और मैं उसे डॉगी देना पेंडिंग है, तो कहने से कंसिडरेशन का भी हो सकता है, या पहले ही ट्रांजेक्शन हो गया, तो कहने से कंसिडरेशन कैन बी फॉर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ, ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है। यस नो? तो इसको बोलते हैं अपन समथिंग। तो एक बार वापस से डेफिनेशन पे आते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं, ध्यान से देखना। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डिड और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, promises to do or abstain from doing anything, anything, okay, anything या एनीथिंग या समथिंग, देन ये जो कुछ करने के लिए मतलब डिड के लिए या डस के लिए या प्रोमिसेस टू डू के लिए या एब्सटिनेंस मतलब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग के लिए, इस सब को हम बोलते हैं प्रॉमिस के लिए दिया हुआ कंसीडरेशन। देन सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। कौन सा सेक्शन है जल्दी बोलो? सेक्शन 2 क्लॉज बी। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? इससे ज्यादा क्या अपने को इस पे डिस्कशन करना है क्या बच्चा? प्लीज बोल दो, क्या यहाँ तक सब साथ में है? प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स। ऑल माय वंडरफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सितंबर में फाउंडेशन क्लियर करने वाले हैं, फटाफट से मुझे जवाब दीजिए। यस नो माय डियर फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा यस टाइप करने की जरूरत नहीं, वाई टाइप कर देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा।
ठीक है। नाउ माय वंडरफुल चार्टर्स, हमने यहाँ पे दो बातें समझ ली, एक तो इंट्रोडक्शन समझ लिया, दूसरा हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझ ली। अब आते हैं एसेंशियल रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, या फिर मैं आपको बोलूं एसेंशियल रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन बोल सकते हैं अपन इसको, या फीचर्स ऑफ कंसिडरेशन बोल सकते हैं, या एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन बोल सकते हैं। ये तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके सर, कितने कंसिडरेशन के रूल्स हैं बेटा? 9 रूल्स है। कितने रूल्स हैं दोस्तों? 9 रूल्स हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? ओके सर, 9 रूल्स हैं, हमें तो एक भी याद नहीं है। दोस्तों आप मुझे अगले 10 मिनट सुन लो, मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूं, पूरे 9 रूल्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बिलीव करोगे? साथ दोगे अगले 9 मिनट्स? बोलो यस नो। यस सर। अच्छा, एनर्जी ठीक है, स्पीड ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा फास्ट है? परफेक्ट रिवीजन हो रहा है अपना? अरे बोलो यार, कैसे चलेगा यार, तुम ही तो हो, क्योंकि तुम ही हो जो यहाँ पे सपोर्ट करोगे, तभी तो जाके अपना रिवीजन कंप्लीट होगा। यस ओके। नाउ माय वंडर, अगर किसी को फास्ट लगे तो बिल्कुल शर्माना नहीं, बोल देने का यस। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा 8। आपको एग्जाम में लिखनी कितनी है पता? 7। याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का, तो आपको लिखनी कितनी है? 7। अपन तो 9 पढ़ लेंगे, 9 में से एक आधा भूल भी गए, क्या दिक्कत है? अरे मेरे को बताओ, 9 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए, और अपने को लिखने कितने? 7 मार्क्स के लिए 1 मार्क, हर एक नंबर के लिए एक 7 ही तो लिखने हैं। हाँ गॉट इट, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपन चलते हैं किसमें? पहले रूल पर। कंसीडरेशन नहीं, एग्जाम्पल के साथ नहीं लिखना बेटा, वहां हेडिंग सेम होनी चाहिए। हेडिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे मैं पहला रूल, अभी आपने 10 मिनट आप सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ whom? प्रोमिसर। ये तो सर हमने डेफिनेशन से ही पढ़ा था कि किसकी किसकी डिजायर पर कंसिडरेशन होगा, प्रोमिसर या प्रोमिसी? प्रोमिसर। याद आ रहा है तुमको? हाँ, यही पहला रूल है। ओ, डिजायर किसकी होगी? प्रोमिसर की। तो कहना ही से पहला रूल ही यही है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ओके सर, समझ गए सर, इजी है सर। लेकिन सर ये आपने पिंक कलर में लिख के रखा है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब दोस्तों है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इस रूल के लिए एक फेमस केस लॉ है जिसका नाम क्या है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दोस्तों जब भी एग्जाम में आप ये रूल लिखेंगे, आप साथ में या तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड इन द फेमस केस लॉ दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। आपको केस लॉ एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन अगर आपने केस लॉ रूल के साथ लिख दिया ना, तो दोस्तों सामने वाले चेकर को समझ में आ जाएगा कि आपका मेंटली आप कितना प्रिपेयर्ड हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, और आपके अगर मार्क्स नहीं काटने की वो सोच रहा होगा, तो वो केस लॉ जनरली बच्चा नहीं लिखता। केस लॉ दोस्तों जनरली बच्चा लिखता ही नहीं है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो कहना इससे इंपैक्ट क्रिएट होगा। ये बोलो ना यार, ये बोलो शेरू, तुम बोलो यार, तुम तो कम से कम मेरी सुनो। यस और नो? आंसर इज यस। शेरू गर्दन हिला रहा है, यस है ना? यस और नो? यस आंसर इज ऑलवेज यस। चले आगे बढ़े। सर इस केस लॉ में सर क्या हुआ था, आप रिवीजन में नहीं बताओगे ना? नहीं 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 दोस्तों, मैं रिवीजन में बता दूंगा इस केस लॉ में हुआ क्या था। ठीक है, आपके पास मेरी ये पीडीएफ है? यस सर, पीडीएफ है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या हुआ देखो ध्यान से समझना। ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समझते हो आप? हाँ, उन्होंने उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने 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 चलो, तो सर मैं केस लॉ में क्या हुआ था ध्यान से बता रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, लेकिन अपने को याद रखना है। डिटेल में जाएंगे, लेकिन यहाँ वहां पे पूरी कहानी नहीं बतानी है अपने को केस लॉ की, वहां सिर्फ नाम याद होना चाहिए। मैं फटाफट से इसको बता देता हूँ क्या होता है, समझना। एक है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने रिक्वेस्ट करी किससे? मिस्टर दुर्गा प्रसाद से। दुर्गा प्रसाद कौन है सर? कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। उससे रिक्वेस्ट क्या करी? टू कंस्ट्रक्ट मार्केट। आपने देखा होगा ना, शहर के बाहर मार्केट बनते रहते हैं, वहां पे लोगों को दुकानें लॉट होती है नगर पालिका की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ड्यूटी होती है सब। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने रिक्वेस्ट करी दुर्गा प्रसाद से कि भाई साहब एक मार्केट बनाना है, और ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी किसने कर ली? दुर्गा प्रसाद ने। बताओ किसने रिक्वेस्ट करी, किसने ऑफर दिया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। किसको? दुर्गा प्रसाद को, करेक्ट है।
क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। Therefore, it can be said that in the above case, the DP मतलब दुर्गा प्रसाद is constructing the market at the desire of the डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। करेक्ट, ये जो मैंने बात बोली वही बात लिखी है यहाँ पे। अब हुआ क्या, एक थे मिस्टर बलदेव, उनको वहां पे मार्केट में दुकान अलॉट हुई थी, ठीक है। तो बलदेव आए और दुर्गा प्रसाद को बोलते हैं, भाई ये मार्केट ना जल्दी बना दो, ये मार्केट ना जल्दी बनाओगे ना तो कहना से मेरी दुकान जल्दी खुलेगी, दुकान जल्दी खुलेगी तो जो भी मैं सेल करूंगा उसमें से मैं आपको कमीशन दूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये लालच किसने दिया? बलदेव ने। किसको दिया? दुर्गा प्रसाद को। ठीक है। अब दुर्गा प्रसाद ने मार्केट बना लिया। दुर्गा प्रसाद ने जब मार्केट बना लिया, बाद में बोलता है दुर्गा प्रसाद, उसने बोला किससे? बलदेव से, टू पे कमीशन ऑन द सेल, क्योंकि इसने बोला था। बलदेव ने मना कर दिया। सही किया बलदेव ने या गलत किया? बलदेव ने मना कर दिया सर। अब सही किया गलत किया वो तो बात की बात है। पूरी कहानी में क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने किसको बोला? दुर्गा प्रसाद को, कि भाई मार्केट बनाओ। वो मार्केट बनाने लगा। एक दिन आए मिस्टर बलदेव, बोले यार मेरी दुकान यहाँ पे अलॉट हुई मुझे, ये मार्केट आप जल्दी बनाओगे तो यार मेरी दुकान खुल जाएगी, मेरी दुकान खुलेगी तो कहना इसे जो भी कमीशन होगा मैं आपको ऑफर कर दूंगा, सेल में कुछ कमीशन दे दूंगा। और डीपी मतलब दुर्गा प्रसाद ने कंस्ट्रक्ट कर दिया मार्केट। जैसे ही मार्केट कंस्ट्रक्ट किया, भाई साहब बलदेव से बोलता है वो कि भाई मेरे को कमीशन दे दो, और बलदेव ने रिफ्यूज कर दिया। इस बात से दुर्गा प्रसाद हो गया नाराज। दुर्गा प्रसाद ने सूट फाइल कर दिया किस पे? बलदेव पे। और कोर्ट ने ये डिसीजन किया। कोर्ट ने डिसीजन पता क्या लिया? कोर्ट बोलता है बलदेव इज नॉट लाइबल। पूछो क्यों? क्या बलदेव प्रॉमिसर था? आप मुझे बता दो। नहीं नहीं, आप बताओगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं, आगे बढ़ूंगा ही नहीं। शेरू यू ऑल्सो टेल मी। इनका तो कोई भरोसा नहीं है, ये लोग तो जवाब देंगे नहीं, तुम ही बता दो। यस के लिए हाँ हाँ बोलो, यस, या नो है तो आंसर एन टाइप करो, लेकिन कुछ तो बोलो। पक्का? क्यों? बलदेव इज नॉट इवन अ प्रॉमिसर। और कंसिडरेशन किसकी डिजायर पे चलता है बेटा? प्रॉमिसर के लिए। बलदेव वाज नॉट प्रॉमिसर, तो कहना ही से केस हार जाएगा वो। यस और नो? तो कहना ही से कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ हुम? प्रॉमिसर। और उसके लिए दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस लॉ है। हमें केस लॉ लिखना नहीं है, बस मैंने आपको रिवाइज करा दिया। क्या आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं? यस और नो? पक्का? तुमको समझ रहा है कि नहीं? ओके। सर सेकंड वाला क्या है सर? सेकंड वाला तो पूरे इंडिया का फेमस है सर। क्या है? कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। सर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले दोनों फीचर्स, पहले दोनों रूल्स अगर आप ध्यान दोगे तो ये वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन से मैच करते हैं। यस और नो? वर्ड टू वर्ड ये डेफिनेशन से मैच करते हैं, करेक्ट है? हाँ। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम इधर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सबसे बेस्ट केस लॉ चेन्नैया वर्सेस रमैया। याद आ रहा है? चेन्नैया वर्सेस रमैया। रमैया को उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा मैं पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे ट्रांसफर करती हूँ, बदले में तुझे कुछ अमाउंट आपके अंकल, अपने अंकल को देना पड़ेगा। और याद है चेन्नैया कौन थे? अंकल थे। अब मम्मी की तो हो गई डेथ, और बाद में रमैया ने चेन्नैया को पैसे देना कर दिए बंद। क्या चेन्नैया सूट फाइल कर सकता है? आंसर इज यस। और इस केस में चेन्नैया साहब गए वहां पर कोर्ट पर, और कोर्ट में उन्होंने जज साहब को बोला कि जज साहब एग्रीमेंट हुआ था मेरी बहन और मेरी भांजी के बीच में, रमैया। जब तक मेरी बहन थी तब तक इसने मुझे पैसे दिए, जैसे ही मेरी बहन चली गई, भगवान को प्यारी हो गई, इसने मेरे को पैसा देना बंद कर दिया। बताओ कोर्ट क्या आदेश देगा? कोर्ट क्या आदेश देगा? कि रमैया इज लाइबल टू पे? यस और नो? बोलो चार्टर्ड्स। कहना ही से रमैया इज लाइबल। लाइबल के लिए एल टाइप कर सकते हैं आप। लाइबल के लिए क्या टाइप करेंगे? एल। यस नो? क्लियर है? कंफर्म? स्टॉप कर दूं मैं? आगे बढ़ जाऊं? ओके। नाउ नाउ लिसन टू मी। तो यहां पे हो गए दो। एक हो गया कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, दूसरा था कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है। अच्छा, पहले वाले में क्या था? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दूसरे वाले का केस लॉ कौन सा था? चिन्नैया वर्सेस रमैया। बस इस पूरे चैप्टर में दो ही केस लॉ है। ठीक है। तीसरा है, बताओ बच्चों मेरे को एक बात बताओ, कंसिडरेशन क्या पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है?
हो सकता है, अभी तो हमने डेफिनेशन में सीखा था। अरे हाँ यार सर, डेफिनेशन अगर अच्छे से आ गई तो कहना इसे रूल्स आराम से अपने को समझ में आ रहे हैं। कितने हो गए यहाँ पे? सर पहला था कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम ईदर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। फिर तीसरा था कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैं पीयूष भाई को शेरू दूंगा और बदले में पीयूष भाई मुझे 700 रुपए देंगे, तो कहना इसे फ्यूचर की बात हो रही है। परफेक्ट। मुझे पीयूष भाई ने 700 दिए और मुझे अब डॉगी देना बाकी है, कहना इसे पास्ट है। मुझे पीयूष भाई आज 700 रुपए देंगे और मैं उनको आज हैंड ओवर कर दूंगा, क्या? डॉगी। प्रेजेंट है। कंसिडरेशन तीनों केस में हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। यस और नो? पक्का इजी है। अच्छा सुनो ना, ये कितना टफ है ना। कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, या तो वो एग्जीक्यूटेड होगा या एग्जीक्यूटरी। सर इसका मतलब क्या होता है? याद करो बच्चों, अपन ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा था। हो सकता है, हो सकता है, ध्यान से समझना। मैंने डॉगी हैंड ओवर किया किसको? पीयूष को, और पीयूष ने मुझे एक हाथ से 700 रुपए दे दिए, कहना इसे इट इज एग्जीक्यूटेड। कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटेड जहां पर दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी। लेकिन 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 मैंने डॉगी दे दिया, भाई ने 700 रुपए अभी नहीं दिए, भाई बोल रहा है मैं 2 दिन बाद दूंगा, कहना इसे इट इज एग्जीक्यूटरी। यस और नो? पक्का? ये सबको समझा? कितने हो गए बेटा? बिना देखे बोलेंगे, एक बार बिना देखे बोलेंगे, घर पे बैठे हैं अकेले बैठे हैं तो भी बोलेंगे। सर नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सेकंड, कंसिडरेशन में मूव ईदर फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सर मजा नहीं आया, एक बार वापस से बोलते हैं। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, फेमस केस लॉ दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। करेक्ट। दूसरा, सर कंसिडरेशन में मूव ईदर फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। याद करो, चिन्नैया वर्सेस रमैया। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। चौथा, कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी। अरे क्लियर है बच्चा? तुमको समझा कि नहीं? चारों क्लियर है? आ जाते हैं पांचवें पर। सर पांचवा वाला रूल है कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सर पॉजिटिव कंसिडरेशन कब होता है? जब किसी काम को करने के लिए पैसा मिले। यस और नो? पैसा नहीं मिले या कंसिडरेशन मिले, कुछ भी, क्योंकि कंसिडरेशन मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। ये बात तुमको पता है कि नहीं? कंसिडरेशन कैन बी मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी। पर मॉनिटरी का मतलब पैसा, रुपीस के फॉर्म में, और नॉन मॉनिटरी अदर देन रुपीस के फॉर्म में हो सकता है ना? हाँ। ये बोलो तुमको समझा कि नहीं? सभी बच्चे, रोशनी, प्राची, शिवांश, आरव, आद्या, गनन, विशाल, संस्कृति, मेघा, प्राची, उमेद, क्लियर है बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। सर पॉजिटिव का मतलब कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है, नेगेटिव का मतलब कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब टू डू और नेगेटिव मतलब नॉट टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अच्छा, इसके बाद सुनो ना, कंसिडरेशन क्या हो सकता है? रियल होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए, ना कि इल्यूजनरी। ना कि इल्यूजनरी। सुनो ना, मैं कुछ पर्सनल बात बता सकता हूँ क्या? क्योंकि तुम लोग तो मेरे छोटे भाई बहन हो। बता सकता हूँ कि नहीं? नहीं रहने दो यार, छोड़ो, अपन आ जाते हैं। बता दूं क्या? बता दो, किसी को बताओगे नहीं? प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस के लिए पी टाइप कीजिए। सर हम सुन रहे हैं, प्रॉमिस है, पक्का पक्का पक्का। अच्छा सुनो ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, समझते हो ना? मेरी गर्लफ्रेंड है ना? ध्यान से सुनना। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला कि हर्षित यू डोंट लव मी, इफ यू लव मी देन प्लीज मेरे हाथों पर चांद तारे रख दो। अभी मुझे क्या चाहिए? प्यार। और प्यार के बदले में मुझे कंसिडरेशन में क्या देना पड़ रहा है? हाथ पे लाके चांद तारे रखने पड़ रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये तो इल्यूजन है ना, दिमाग की बातें। क्या ये एक्चुअल में होता है क्या? अभी क्या कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड है मेरी, समझ रहे हो? तो कहना इसे कंसिडरेशन इल्यूजनरी होना चाहिए क्या? इल्यूजनरी होना चाहिए क्या? इस एग्जाम्पल में जो मैंने बातें बोली हैं ये सारी काल्पनिक है, इनका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। यही बात समझ में आ रही? कल को तुम एकेडमी में मिलो और मेरे को छेड़ो, हाँ चांद तारे हाथ पे, ऐसा कुछ भी नहीं। हेलो, ये तुम समझ रहे हो ना मैं इससे भी ये सब बातें क्यों बोलता हूँ? ताकि तुमको चीजें समझ में आए। अच्छा, समझ गए कि पब्लिकली आपको इस बात से नहीं छेड़ना है। ओके सर। नाउ कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? रियल।
ना कि इल्यूशनरी। क्या ये बात समझ में आती है तुमको? भैया पहले डिस्क्लेमर आपको बताना था। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भरोसा है तुम लोगों पे। क्या तुम लोग भरोसे के लायक हो क्या? आंसर इज यस, ऑलवेज यस। चलो, अच्छा सुनो ना, कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल समझते हो? कानूनी, अलाउड बाय द लॉ। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, मैंने पीयूष से बोला, पीयूष नहीं, इस बार अब एग्जांपल लेते किसी और का। लक्ष्य भाई, लक्ष्य भाई ध्यान से सुनना। लक्ष्य भाई, लक्ष्य भाई का ना एक बहुत बड़ा बंगलो है। मैंने लक्ष्य भाई को ऑफर किया कि लक्ष्य भाई, आई वांट टू परचेज योर हाउस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्राइस? एंड लक्ष्य सेड, सर ऑल्दो मैं भी ये बंगलो बेचना चाहता हूँ, 2 करोड़ रुपए प्राइस है। कितनी? 2 करोड़। मैंने कहा लक्ष्य, वेरी गुड यार, शिंदी, ये पकड़ 2 करोड़। मैंने 2 करोड़ का चेक दिया उसको, और लक्ष्य ने मुझे मेरे नाम पे रजिस्ट्री कर दी, और कहना ही से अब आई एम द ओनर ऑफ द हाउस। ए यस और नो, बताओ ये वैलिड लॉफुल है या अनलॉफुल है? बताओ ये लॉफुल है या अनलॉफुल है? पक्का लॉफुल है? ध्यान से समझना। अभी यहीं पे ध्यान से सुनना। लक्ष्य बोलता है सर देखो है तो बंगला, अब एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, लक्ष्य बोलता है सर वैसे तो बंगला सही है, 2 करोड़ का है, बट सर मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। अरे मेरे तो मतलब इससे मतलब चांदी हो गई। मैंने कहा यार क्या बात कर रही है, एक भी पैसे नहीं। बोले नहीं सर, कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है सर, घर अभी मैं रजिस्ट्री मंगा के कर देता हूँ आपके नाम पे, बस आपको एक काम करना है। मैंने कहा क्या काम करना है? बोले सर ये जो अंतरा सोनी है ना, इसका मर्डर कर दो। हैं? बताओ यहाँ कंसिडरेशन लॉफुल हो रहा है कि अनलॉफुल? बेटा नॉट लॉफुल मत लिख देना, अनलॉफुल होता है। बताओ अंतरा का मर्डर मैं करूंगा क्या? अगर मैंने कर दिया, कहना ही मैं जेल। अंतरा डोंट माइंड, हाँ एवरीबडी। तो क्या यहां पर कंसिडरेशन लॉफुल है या अनलॉफुल है? अनलॉफुल है ना? ओके, ओके नाउ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी एडिक्वेट, इट शुड बी समथिंग ऑफ वैल्यू। अब मैं आगे बढ़ चुका हूं 8th वाले पॉइंट पे। बेटा सुनो ना, एक मिनट एक मिनट। 8 पॉइंट हो गए, बताओ किसी में भी डाउट है क्या? सॉरी 7 पॉइंट हो गए, इससे पहले किसी में भी अभी तक डाउट है क्या आपको? बता दो, बताना पड़ेगा बच्चा, ऐसे नहीं चलेगा। नो डाउट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। सर कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी एडुकेट, मस्ट नॉट बी एडिक्वेट। 7th वाला बताया तो, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। पुष्कर भाई क्लियर है? ओके, ओके सर, समझा सर। ओके, ओके, चलो चलो दोस्तों, दोस्तों कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब पता है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एडिक्वेट? तब तक मैं पानी पी ले रहा हूं। सर आप ये रिवीजन घर से ले रहे हो? यस बेटा मैं घर से ले रहा हूँ, मेरे घर पे ही सेटअप है। वेरी गुड। शर्विल ने बोला है सर इनफ नहीं होना चाहिए, मतलब एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ, प्रॉपर, रीजनेबल, जरूरी, एक्चुअल वर्थ, है ना? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कंसीडरेशन किसके डिजायर पे होना चाहिए? जल्दी बोलो, सभी बच्चे बोलेंगे किसके डिजायर पे? प्रोमिसर के। तो दोस्तों, दोस्तों मेरी बात समझना, प्रोमिसर के डिजायर पर होता है, तो वो एक्चुअल वर्थ से भी कम का हो सकता है। सपोज सपोज ध्यान से समझना, ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है, जेड फोल्ड, करेक्ट, करेक्ट। अब इसकी मार्केट में प्राइस है आज की डेट में 1 लाख रुपए, कितना है सपोज? एक्चुअल वर्थ क्या है? 1 लाख, करेक्ट है? दोस्तों, दोस्तों मुझे अगर ये फोन बेचना है, तो क्या ये जरूरी है मैं 1 लाख रुपए में ही बेचूं? आप मुझे बताओ, क्या इट इज कंपल्सरी दैट आई शुड सेल दिस फोन फॉर रुपीज 1 लाख ओनली? नो सर, you can sell it at any amount, any price, at as per your desire. ए करेक्ट और नॉट? मैं चाहूं मैं किसी भी उस पे, किसी भी प्राइस पे बेच सकता हूँ ना। मान लो मुझे ये फोन बेचना है दीक्षा को, मैंने दीक्षा को बोला दीक्षा विल यू परचेज दिस फोन फॉर रुपीज 500, क्या मैं बेच सकता हूँ 500 रुपए में? आंसर इज यस। यस सर, आपका जो मन करे वो करो।
क्या मैं ये 10,000 रुपए में बेच सकता हूं? सर मैं बेच तो किसी भी प्राइस में सकता हूं ना, भले ही सामने वाला खरीदे या ना खरीदे। ए यस और नो, कम ऑन। तुम्हारे दिमाग के जाले साफ हो रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो लॉ बोलता है क्या बोलता है पता है? लॉ क्या बोलता है? बोले इट मस्ट बी, इट कंसिडरेशन, इट का मतलब कंसिडरेशन, मस्ट नॉट बी एडिक्वेट, इट शुड बी समथिंग ऑफ वैल्यू। मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ, लेकिन जरूरी नहीं है उसकी एक्चुअल प्राइस ही हो, एक्चुअल मार्केट प्राइस ही हो सकता है कंसिडरेशन एक्चुअल मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे भी बेचा जा सकता, मतलब मांगा जा सकता है, किसी भी प्राइस पे मांगा जा सकता है, बिकॉज ये किसकी डिजायर होती है दोस्तों? लॉजिक समझ में आ रहा है? प्रॉमिसर की। ओके, तुमको समझा ये एट्थ वाला पॉइंट बच्चों? तभी मेरे दोस्तों मनीष भाई, शर्विल, यशस्वी, पीयूष, समृद्धि, प्राची, शिवानी, ये तुमको रिवीजन में मजा आ रहा है कि नहीं? तुम्हारे दिमाग के जाले साफ हो रहे हैं कि नहीं? अगर हो रहे हैं तो प्लीज कंफर्म कर दो, है ना? मजा आ रहा है? मेरा काम वही हो जाएगा, करेक्ट है? नाउ नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लास्ट वाला है, इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज लीगल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू डू। मतलब कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने वाले पर्सन की लीगल ड्यूटी ही थी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, आप मुझे बताओ, जो पुलिस स्टेशन पर पुलिस ऑफिसर होते हैं, है ना? मान लो किसी दिन प्राची दीदी, प्राची शर्मा जी, इनके यहां पर हो गई चोरी, इनके यहां पर हो गई क्या? चोरी। तो मुझे बताओ ये रिपोर्ट लिखाने के लिए कहां जाएंगी? पुलिस के पास। यस और नो? अच्छा, पुलिस का काम ही क्या है? मुजरिम को पकड़ो, चोर को पकड़ो। क्या उस काम के लिए ये प्राची से पुलिस वाला पैसे मांग सकता है क्या? क्या ये वैलिड है? नहीं सर, पुलिस को तो ऑलरेडी गवर्नमेंट पे कर रही है ना। तो कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो लीगल ड्यूटी हो सामने वाले पर्सन की। समझ में आ रही है बात? ए हेलो। तो कंसिडरेशन शुड नॉट बी समथिंग विच इज अ ड्यूटी ऑफ लीगल पर्सन टू डू। यस नो? यहां जाके बेटा हमारा रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन खत्म हो गया। चलो एक बार क्विकली रिकैप करें, एक बार अपन क्विकली रिकैप कर ले क्या? क्विकली रिकैप करें, बताओ याद हो गया? याद नहीं हुआ तो इस बार याद भी हो जाएगा। सर नंबर वन क्या था? डेफिनेशन से था कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ होम, प्रॉमिसर। और केस लॉ क्या था? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। सेकंड वाला दोस्तों क्या था? कंसिडरेशन में मूव ईदर फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, चिन्नैया वर्सेस रमैया। फिर था तीसरा कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। चौथा था एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी। पांचवा था पॉजिटिव नेगेटिव। छठा था मस्ट बी रियल नॉट इल्यूशनरी। याद है गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल? हाँ। उसके बाद कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, प्रॉपर नहीं भी है चलेगा, लेकिन कुछ तो वैल्यू का होना चाहिए, समथिंग ऑफ द वैल्यू। और लास्ट क्या था? इट शुड बी समथिंग विच इज लीगल ड्यूटी ऑफ ए पर्सन टू, इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज अ लीगल ड्यूटी ऑफ ए पर्सन टू डू। इसमें से कोई भी 7 लिख के आना। बट दोस्तों मैं आपको अगेन बता दूं, ये दोनों जरूर लिख के आना। इसमें केस लॉ है तो कहने से आपको स्पेशल एम्फेसिस रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, सामने वाले चेकर को ये समझ में आएगा कि यार आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। बताओ क्या रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन समझ में आ गया? चलो सर एक बार बिना देखे बोलेंगे। सर नंबर वन, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कौन सा केस लॉ था? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। सेकंड वाला सर कंसिडरेशन मे मूव ईदर फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, चिन्नैया वर्सेस रमैया। तीसरा था कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। चौथा कंसिडरेशन, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। यहां तक समझ में आया? तीन हो गए, बोलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। ओके। हाँ, तो ये हो गए तीन। उसके बाद कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, फिर कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, फिर कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी। लास्ट वाला क्या था? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल और नॉट इल्यूजनरी। ये कितने हो गए? चार पांच छह, छह हो गए टोटल। सातवां मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल होना चाहिए। आठवां, एट्थ वाला, यहाँ 8 याद हो गए अपने को? लिखने कितने थे? 7। एट्थ वाला क्या था? मस्ट नॉट बी एडिक्वेट, मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। और लास्ट वाला इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज अ लीगल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू डू, एग्जांपल पुलिस ऑफिसर।
यस नो माय डियर फ्रेंड्स, क्या तुमको समझा क्या? प्लीज कंफर्म कर देने का। अच्छा, इस चैप्टर में टोटल 4 बातें हैं। 2 बातें हमने देख ली, अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात क्या है सर? तीसरी बात है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मुझे इस टॉपिक को चालू करने से पहले, क्या आप लोगों को अभी तक पूरा समझ में आया? दोस्तों दोस्तों, अब हमारा बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ, नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्सियो। एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्सियो। सर इसका मतलब क्या है? ये लैटिन मैक्सिम है। मैक्सिम का मतलब होता है कहावत। आपने सुना कहावत होती है? कहावत होती है ना? तो लैटिन लैंग्वेज में ये कहावत है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये होता है, इन सिंपल वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन की वैलिड हो सकता है क्या? नहीं। और कहने से जब वो वैलिड नहीं है तो क्या होगा? वॉइड। और इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन सेक्शन नंबर 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पता क्या बोलता है? कि देयर आर 7 सिचुएशंस। हाउ मेनी? 7। थाला फॉर अ रीजन। थाला फॉर अ रीजन, है ना? महेंद्र सिंह धोनी आपको कितना याद करते हैं, मतलब आप कितना याद करते हैं उनको? थाला फॉर अ रीजन। थाला ये तुमको समझ में आता है ना? महेंद्र सिंह धोनी, हेलो। हाँ। कितने एक्सेप्शन है? 7 एक्सेप्शन है। कितने बेटा? 7। कहां गिवन है? सेक्शन 25 में। तो क्या लिखा है? हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द अबव रूल व्हिच आर गिवन अंडर सेक्शन 25। क्या मैं बोल सकता हूं? तो देखो, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आप जनरल इंग्लिश में बोलते हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? इसको लैटिन में कैसे बोलते हैं? एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्सियो। इस लाइन का मतलब होता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद, हाउएवर एज पर सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। कितने एक्सेप्शन है बेटा? 7। कितने हैं बेटा? 7। क्या यहां तक सब 7 में बेटा? यस नो? बस चैप्टर खत्म होने पे ही आ गया। अच्छा सर, ये सातों एक्सेप्शन हमको याद ही नहीं रहते, क्या मैं तुम्हें याद कराने के लिए एक निमोनिक दे दूं? याद कराने के लिए एक निमोनिक दे दे रहा हूं, देखो सुनो। COC बैग टाइम। COC बैग टाइम। सर व्हाट इज दिस? सी, सी फॉर क्या है? सी फॉर चैरिटी। सी फॉर चैरिटी। सी फॉर चैरिटी। ओ फॉर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सी फॉर कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। क्या COC का फुल फॉर्म समझ में आया? सी फॉर चैरिटी, ओ फॉर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सी फॉर कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। अच्छा, बैग में बी फॉर बेलमेंट, ए फॉर एजेंसी, जी फॉर गिफ्ट्स। ओ वाओ, वंडरफुल। क्या याद रहेगा अब तुमको एक्सेप्शन? और सर टाइम से, टाइम बाद डेट। ओ वाह यार सर, ये तो मजा ही। बोलो, इजी है। सातों नाम आप फिंगर टिप्स में कर सकते हो। क्या याद रखना है? COC बैक टाइम। COC बैक टाइम। सी फॉर चैरिटी, O फॉर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, C फॉर कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, B फॉर बेलमेंट, A फॉर एजेंसी, G फॉर गिफ्ट। कौन सा? कंप्लीटेड गिफ्ट। टाइम, टाइम बाद डेट। खत्म। सर इनके अंदर का भी बता सकते हैं। बेलमेंट एंड प्लेज, बेलमेंट के साथ ही बेटा प्लेज आता है। बेलमेंट के साथ ही प्लेज आएगा बेटा, ठीक है? हेलो। बट याद रखना बेटा, बेलमेंट, बेलमेंट वहां पे लिखा है ना? सर अब इनको समझा दो तो कहना इसी हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा फटाफट से। आर यू गाइस रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। सर, सर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेलमेंट। सर बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट का मतलब होता है टू बेलमेंट ड्राइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से, जिसका नाम है बेलियर। बेलियर, बेलियर, बेलियर। बता रहा हूं बेटा, संस्कृति का क्वेश्चन है बेटा कि सर क्या ये सीक्वेंस में लिखना जरूरी है? आंसर इज नो। आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो इसके रूल्स और ये एक्सेप्शंस, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? ए यस और नो? तुमको समझा कि नहीं? एक्सेप्शन है, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो। चलो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं बेलमेंट। बेलमेंट होता क्या है? देखो डिटेल में तो आप पढ़ते हो यूनिट नंबर 8 में। और भूमित बेटा,
अगर आप एक्सेप्शन की मैं आपको बात करूं ना, तो एक्सेप्शन यहां पर अगर आप देखोगे आपका आईसीआई मॉड्यूल भी सिर्फ बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है एक्सेप्शन में। किसमें? एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इवन आप असीम सर की बुक देखोगे वहां भी यही लिखा होगा। साथ में प्लेज मत यूज करना नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में। बेलमेंट एंड प्लेज एक चैप्टर है। गॉट इट? यस और नो? अब ध्यान से समझना, पूछो क्या। सुनो, बेलमेंट होता क्या है, शॉर्ट में अपन यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे। पूछो क्यों? डिटेल में अपन चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे। पक्का? हाँ सर। चलो ध्यान से समझते हैं। बेलमेंट क्या होता है? एक पार्टी अपना गुड्स देती है किसको? दूसरी पार्टी को, किसी काम के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और जब वो काम पूरा हो जाता है, सामने वाली पार्टी या तो वो गुड्स लौटा देगी या उस गुड्स को खत्म कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? बेलमेंट का मतलब समझ में आ रहा है? ओके सर, समझ में आ गया सर। बट सर ये तो डेफिनेशन कहां पे गिवन है? चैप्टर नंबर 8 में। यस, मैं यहीं पे बता देता हूं, बट वहां पे अलग से डिटेल में कराऊंगा। तो बेलमेंट होता क्या है, ध्यान से समझना। बेलमेंट मींस वन पार्टी डिलीवर्स गुड्स, पोजीशन ऑफ गुड्स टू अनदर पार्टी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, एंड वंस द स्पेसिफिक पर्पस इज अचीव्ड, देन द गुड्स शैल बी रिटर्न्ड ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ। किसके डायरेक्शन पर? बेलर के डायरेक्शन पे। जो पर्सन गुड्स देता है उसको बोलते हैं बेलर, और जिसको गुड्स मिलते हैं उसको बोलते हैं बेली। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो, बोलो। ये तुम्हारा बेलमेंट प्लेज हो गया है ना? बेलमेंट याद होगा, सर ने पढ़ाया होगा। अगर आप मेरे से नहीं पढ़ो, किसी से भी पढ़ोगे इंडिया में, हर टीचर ने बताया होगा बेलमेंट क्या होता है। ठीक है? अच्छा, बेलमेंट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। मुझे बताओ, लैंड पर बेलमेंट हो सकता है क्या? बेटा लैंड मूव नहीं कर सकती। हेलो। बिल्डिंग पर बेलमेंट हो सकता है क्या? सर कार पार्किंग में मैंने कार की चाबी गार्ड को दी ताकि वो पार्क कर सके, क्या उसका बेलमेंट हो सकता है? यस। हाँ। अब ध्यान से समझना। बेलमेंट होती है दो तरीके की। बेलमेंट होती है कितने तरीके की? दो तरीके की। एक होती है बेलमेंट, यहाँ पे काम काम की बात अपन पढ़ेंगे, है ना? बाकी डिटेल में पूरा बेलमेंट पढ़ेंगे। ये यूनिट 2 कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। मैं यहाँ सिर्फ काम की बात करूंगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाली, है ना? हाँ, तो याद रखना बेलमेंट होता क्या है, बेसिक में मैंने बता दिया। एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स का पोजीशन देता है, ओनरशिप नहीं देता। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। मैंने मैंने मेरे ये कपड़े है ना, कभी तो धुलवाना पड़ेंगे, तो कहने से किससे धुलवाऊंगा? धोबी से। धोबी को मैंने कपड़े दिए, पोजीशन दिया, क्या ओनरशिप दे दी? बताओ। पुष्कर। गॉट इट? आप ये बोलना चाहते हो आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है सामने वाले को? पोजीशन। काहे के लिए? ताकि ये कपड़े धुल के लिए आए। जैसे ही वो कपड़े धुल के लिए आएगा, कहना इसे पर्पस अचीव हो जाएगा। यस और नो? अरे यस और नो बोलो। कहना इसे मुझे उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे कपड़े के लिए। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ओ, मुझे यहाँ पे कपड़े के लिए पैसे देने पड़े उसको, तो इसको बोलते हैं बेलमेंट विथ कंसिडरेशन। बेलमेंट विथ कंसिडरेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आपका चैप्टर 2 में जो काम की बात है वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं गया श्रीमाया रेस्टोरेंट पे। श्रीमाया जानते हो? खाना खाने। कार से गया था। मैंने मेरी कार जैसे रेस्टोरेंट पे पहुंचे, वहां पे मैंने कार की चाबी उसको गार्ड को दे दी। गार्ड पार्किंग में लगाएगा। करेक्ट है? यस और नो? जैसे ही मैं अंदर गया, खाना वाना खाया, लौट के आया, मैंने कार मांगी, क्या वो गार्ड कार देगा या नहीं देगा? देना पड़ेगा उसको, क्योंकि कार तो मेरी है। मैंने सिर्फ पार्किंग की पर्पज से दी थी। स्पेसिफिक पर्पज क्या था? कार। अच्छा, क्या वो मेरे से पैसे मांग सकता है? कार पार्किंग फ्री उनके यहाँ। समझ में आ रही बात? कोई पैसे नहीं मांगेगा। अच्छा, वो कार देने से मुझे मना कर दे, तो क्या मैं उस पर केस कर सकता हूं? सर आप केस भी कर सकते हो और जीत भी सकते हो, क्योंकि कार तो आपकी है ना। हाँ, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तो सेक्शन 25 पता क्या बोलता है? पेलमेंट इज द एक्सेप्शन टू द रूल, कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेलमेंट वैलिड है। कैसे? जैसे मैंने मेरी कार की चाबी दी किसको? गार्ड को। खाना खा के आया, और जब खाना खा के आया वापस आया, वो गार्ड मेरे को मना करता है, सर ये कार तो मेरी हो गई, पैसे दो। पैसे नहीं लगेंगे जब, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्किंग वहां। अच्छा,
इसको बोलते हैं। तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट दो टाइप के होते हैं। इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो ही बातें सीखनी थी बेलमेंट से रिलेटेड। बेलमेंट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है ग्रेचुटियस, एक होता है नॉन ग्रेचुटियस। ग्रेचुटियस बेलमेंट का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन, वैलिड पार्किंग। कैन आई से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? विदाउट कंसिडरेशन कैन आई से स्टिल ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? बोलो यश, पुष्कर, माली भाई, आद्या, एवरीबडी इन द चैट बॉक्स, यस और नो? पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, नॉन ग्रेचुटियस में विद कंसिडरेशन याद है लॉन्ड्री मैन? तो सर वहां तो कॉन्ट्रैक्ट में पैसा दे ही रहे हो आप, वो तो वैलिड होगा ही होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाला भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सेक्शन 25 बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इतनी सी बात अपने को यहां सीखनी है और एक ही लाइन लिखनी है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। बस इतनी सी बात लिखनी। ओके सर समझ गया हमको। क्या हम आगे बढ़ जाएं? अच्छा फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी में क्या होता है? एक होता है पर्सन प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। अभी आपको सर ने ये पढ़ाया नहीं होगा या आपका पेंडिंग हो तो ध्यान से सुन लो, काम की बात बोलता हूं। एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल दू, रेडी हो? अरे बोलो जल्दी, रेडी हो आप लोग? चलो, मेरे पापा की दुकान है, शॉप है, किराना स्टोर, किराना स्टोर, ठीक है। कौन बैठता है दुकान पे? पापा, करेक्ट है। अच्छा ध्यान से समझना, एक दिन पापा को कहीं जाना पड़ा जरूरी काम से। पापा ने बोला हर्षित तू जाके बैठ जा, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या मैं दुकान पर बैठा हूं और कोई कस्टमर आया और मैंने गुड्स बेच दिए, मैंने गुड्स बेच दिए, ठीक है, दुकान थी किराने की, और मान लो कोई आया, कौन आया दुकान पर? ये हमारे दीक्षा दीदी आई, दीक्षा दीदी आई, मैं आपका ही नाम यूज कर रहा हूँ। दीक्षा दीदी आई शुगर खरीदने, बोली भैया ये 100 रुपए की शुगर दे दीजिए, है ना, शक्कर दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है। 100 रुपए मैंने लिए और शुगर उठा के दे दी। बताओ क्या गलत किया? क्या गलत किया? पापा की दुकान है लेकिन मैंने बेच दिया माल, क्या पापा इज लाइबल बाय माई एक्ट्स? जो मैंने काम किया दुकान पे, क्या पापा लाइबल रहेंगे? यस। तो इस केस में पापा क्या हो गए? प्रिंसिपल, मैं हो गया उनका एजेंट। और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, मैं जितनी देर दुकान पे गल्ले पे बैठा, पापा मुझे कोई पैसे देने वाले हैं क्या? लेकिन जो मैंने काम किया, कहना से उस काम से पापा लाइबल हो गए, करेक्ट। कहना से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, यहां पर अगर विदाउट कंसिडरेशन है, स्टिल इट इज वैलिड। अब 2 मिनट के लिए सोच के देखना, मैंने जो शुगर दी वो, आपने देखो ना शुगर पैक्ड आती है, वो एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी उसकी, एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। नेक्स्ट डे दीक्षा दीदी वापस आई दुकान पे, और उस टाइम पे पापा बैठे थे। पापा को बोलती है दीक्षा कि अंकल ये आपका बेटा बैठा हुआ था और आपने इसने मेरे को एक्सपायर्ड शुगर दे दी। ये 100 रुपए मैंने दिए थे उसको, ये देखिए फोन पे का स्क्रीनशॉट भी है, और इसने मेरे को एक्सपायर्ड शुगर दे दी, प्लीज इसे चेंज कर दीजिए। बताओ पापा को चेंज करना पड़ेगा या पापा मना कर सकते हैं, मैं नहीं था तो मैं नहीं मानूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है? बताओ, बताओ। पापा को वापस लेनी पड़ेगी शुगर और नया पैकेट देना पड़ेगा क्या? आंसर इज यस, यस और नो। और पापा कौन है? प्रिंसिपल। मैं कौन हो गया? एजेंट। पापा मुझे कुछ पैसे दे रहे हैं क्या? नहीं। तो कहने से हम पापा और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो विदाउट कंसिडरेशन है, स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। बस इतना ही मेरे को बताना था। तो याद रखना, आपको दूसरा एक्सेप्शन में क्या लिखना है एग्जाम में? इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इफ देर इज नो कंसिडरेशन, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है? यस नो? ये देखो दूसरा हो गया, मतलब उसको भी हम विदाउट कंसिडरेशन है तो कहने से विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एजेंसी का, तो ग्रेचुटियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। ग्रेचुटियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मतलब विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हुआ है, उस केस में
प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। बताओ दोनों क्लियर है? तीसरे पे आ जाए फटाफट से, गिफ्ट। तीसरे पे आ जाए फटाफट से, गिफ्ट। गिफ्ट पे कोई डाउट हो तो पूछ लो सर। अब हम आते हैं तीसरे वाले में। सर गिफ्ट क्या होना चाहिए? कंप्लीटेड होना चाहिए। कंप्लीटेड मत का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने मैंने तीसरा एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, ठीक है। मैंने पुष्कर भाई को एक गिफ्ट दिया उसके बर्थडे पर, ईयरफोन्स दिए। क्या दिए बेटा? ईयरफोन्स। और पुष्कर भाई ने ये ईयरफोन्स एक्सेप्ट कर लिए। कहना इसे बदले में पुष्कर भाई ने मुझे कुछ दिया? नहीं दिया। कैन आई से स्टिल दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड? क्या मेरा झगड़ा किस दिन पुष्कर भाई से हो जाए तो क्या मैं इनसे वापस ले सकता हूँ ये गिफ्ट? आंसर इज नो। बिकॉज बिकॉज इन केस ऑफ कंप्लीट गिफ्ट, इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट, इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन विदाउट कंसीडरेशन। पक्का? तुम लोग को यहां तक समझ में आया? अब मैं क्या तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? फटाफट से एक बार ये स्क्रीन पर आपको फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ दिख रहा है, फटाफट से इसको रीड कर लो एक बार। और इसको रीड करो और मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो क्लियरली मेरे से पूछ लो। पढ़ लिया बेटा? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, शायद सेटअप चेंज हो गया क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, आ गया? चले आगे सर, चलो आगे, बिल्कुल आगे चलते हैं। सर हमने पढ़ लिया एजेंसी बैग मतलब सीओसी बैग टाइम। बैग हमने पूरा पढ़ लिया। बैग मतलब सर बी फॉर बेलमेंट, ए फॉर एजेंसी, ये पूरा पढ़ लिया अपन। अब आते हैं सीओसी पर। नहीं, उससे पहले अपन चलते हैं टाइम पर, टाइम खत्म कर देते हैं। टाइम बैड डेट समझते हो आप? सर टाइम बैड डेट समझते हो? सर बहुत आसानी से अपने को याद है कि सर ऐसा डेट जो बार्ड हो गया, किसकी वजह से? लिमिटेशन की वजह से। इंडिया, भारत, भारत देश एक कानूनों का देश। यहां पर एक एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट। कौन सा एक्ट है बेटा? लिमिटेशन एक्ट 1963। 1963 लिमिटेशन एक्ट 1963 बोलता है कि अगर 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 कॉन्ट्रैक्ट किया है सामने वाले पर्सन ने, और सामने वाला पर्सन, मान लो मैं एक पूरा एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, बट चलेगा क्या? बताओ, खत्म करें इसको आज ही? आओ सर, एक एचडी है जो क्रेडिटर है, इन्होंने लोन लिया है 10 लाख का। किससे? मलाइका से। सॉरी, एचडी ने लोन 10 लाख का किसको दिया है? मलाइका को। 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को एचडी ने किसको? मलाइका। मलाइका पता है ना बेटा? मुन्नी बदनाम हुई। अरे यस और नो? नहीं पता? मुन्नी बदनाम हुई, दैट यस। चलो, दिस लोन इज रिपेबल ऑन 31 दिसंबर 2025। मतलब कहना है इसे 12 महीने के अंदर मलाइका को ये पैसे मुझे वापस देने थे। यस और नो? अच्छा, ड्यू डेट जब आई मतलब 31 दिसंबर को, मलाइका ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है। अब मिस्टर एचडी क्या सू कर सकते हैं मलाइका को? आंसर इज यस। लेकिन कब तक कर सकते हैं? 3 सालों तक। 3 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं। लेकिन कहना ही से 3 साल गिन लो। अच्छा, 31 मार्च 2025 से लेके 3 साल, ड्यू डेट से 3 साल, 2026, 2027, 2028। कहना ही से 31 दिसंबर, सॉरी मार्च बोल गया मैं, दिसंबर, 31 दिसंबर 2028 तक मैं मलाइका को सूट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने तब तक मलाइका को सू नहीं किया तो कहना इसे ये डेट विल बी टाइम बार्ड और इट इज अनएनफोर्सेबल। यस और नो? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है। अभी मुझे ध्यान से समझना, मैं जैसे ही मलाइका के पास जाऊं, मलाइका अपना रोना गाना चालू कर दे और फिर मैं भावनाओं में बह के बोल दूं ठीक है चलो बाद में दे देना, ऐसे करते करते 3 साल हो गए। अब 3 साल तक मैं ना तो मैंने मलाइका पे कोई केस किया ना कुछ, और जब भी मैं जाऊं ये पैसा ना दे। कैन आई से नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज बार्ड बाई लिमिटेशन। याद है हमने अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यूनिट नंबर 1? पक्का? अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। लेटर ऑन मिस्टर एच डी कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट मलाइका आफ्टर 31 दिसंबर 2020। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, 6 जनवरी 2029, मतलब जब ये डेट हो गया टाइम पार्ट। अब क्या मैं मलाइका से ले सकता हूँ क्या पैसे? बोलो, मलाइका से मैं पैसे ले सकता हूँ क्या? नहीं।
मलाइका ने क्या किया पता? मलाइका ने मुझे आगे रह के बोला कि आई विल पे यू ₹6 लाख, और ऐसा राइटिंग में दे दिया। कब दिया? जब डेट टाइम बार्ड हो गया उसके बाद। ठीक है, मलाइका ने अपनी स्वेच्छा से इन राइटिंग मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दैट आई विल पे यू ₹6 लाख। बदले में मैंने इसको क्या बोला? कुछ नहीं। क्यों? मलाइका का हृदय परिवर्तन हो गया था, बोले यार एचडी इतना शरीफ इंसान है, इतना ईमानदार इंसान है, इसके पैसे मैं कैसे खा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास 6 लाख रुपए हैं। एचडी, ये मैं 6 लाख रुपए तेरे को दे दूंगी, लेकिन जून में, जून के मंथ में दे दूंगी। आज 6 जनवरी हो रही है, जून के मंथ में मैं 30 दिन में से किसी भी दिन तेरे को 6 लाख रुपए दे दूंगी, ये ले कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में। बताओ, इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले मलाइका मुझे कुछ दे रही है क्या? सॉरी, मैं उसे कुछ दे रहा हूं क्या? नहीं। Correct. Now, in this contract, Malaika promised to pay HD ₹6 lakh. Now, this contract between Malaika and Mr. HD will be a valid contract, even if Malaika is not getting anything in return. लेकिन मुझे एक बात बताओ, मलाइका वापस से जून में पलट गई कि मुझे नहीं देने 6 लाख, क्या अब मैं मलाइका से 6 लाख रुपए ले सकता हूं कि नहीं? ले सकता हूं। वेरी गुड। ले सकता हूं, वेरी गुड। इसे बोलते हैं ऐसा डेट। तो याद रखना, ऐसा डेट जो लिमिटेशन की वजह से वॉइड हो गया था, अनएनफोर्सेबल हो गया था, लेकिन सामने वाला अगर आपको वापस से वो पैसा देना चाहता है और वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में करता है, भले ही उसके बदले आप उसे कुछ नहीं दे रहे, तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। So provided this new contract is in writing, now if she gives check of ₹6 lakh and check got bounced, Mr. HD can sue Malaika as it is a fresh contract. और क्या मैं 6 लाख ले सकता हूँ या 10 लाख? सिर्फ 6 लाख, जितना उसने प्रॉमिस किया है। ऐसे ये था मेरा टाइम बार्ड लिमिटेशन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट पे, चैरिटी पर? यस, नो, प्लीज। ओके सर, अब आते हैं हम चैरिटी पर। चैरिटी करना जनरली, मैंने बोला कि मैं यहाँ पर एक हमारी दीदी है यहाँ पे, दीदी नहीं, हाँ चलो दीदी का ही नाम ले लेते सामने, संस्कृति दीदी। संस्कृति दीदी का एक ऑर्फनेज है। ऑर्फनेज समझते हो? अनाथ आश्रम। ठीक है, और मैंने एक दिन संस्कृति को बोला कि संस्कृति, आई विल पे ₹10 lakhs फॉर द रेनोवेशन ऑफ योर ऑर्फनेज। कहना इसे मैं चैरिटी के लिए बोला हूं? यस और नो? और मैंने बोला ये मैं आपको मेरे बर्थडे पर दूंगा 15 नवंबर को। करेक्ट? नाउ दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चैरिटी। यस और नो? हाँ सर, चैरिटी का है। क्या अगर मैंने 10 लाख नहीं दिए तो क्या यहां पर संस्कृति मेरे पे केस फाइल कर सकती है? आंसर इज नो। बट मेरे प्रॉमिस की वजह से संस्कृति ने 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया और रेनोवेशन खुद ही करवा दिया, और बाद में मैं मुकर जाऊं तो क्या संस्कृति वो 10 लाख मेरे से ले सकती है? यस माय डियर फ्रेंड्स। तो देखो क्या लिखा है चैरिटी में, नॉर्मली प्रॉमिस टू डू चैरिटी इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। हाउएवर, इफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉमिसर प्रॉमिसी अंडरटेक्स एनी लायबिलिटी, अंडरलाइन कर, मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो चीज आपके आंसर में आनी चाहिए। अगर प्रॉमिसर के प्रॉमिस के बेसिस पर प्रॉमिसी ने कोई लायबिलिटी ले ली है तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड। एग्जाम्पल में एक है मिस्टर अभिषेक और उन्होंने प्रॉमिस किया है 10 लाख रुपए देना, इसमें ऑर्फनेज में, ऑर्फनेज का नाम था गांजा ऑर्फनेज। ये किसका ऑर्फनेज था? गांजा ऑर्फनेज के नाम से। ये गांजा ऑर्फनेज कौन रन कर रहा था? संस्कृति। कौन रन कर रही थी? संस्कृति। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? अच्छा, इस चक्कर में अभिषेक जी के प्रॉमिस के बेसिस पर गांजा ऑर्फनेज में ने क्या किया? अंडरटुक कर लिया रेनोवेशन 10 लाख का। नाउ प्रॉमिस मेड बाय अभिषेक सर इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? एंड कैन आई से इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ? यस और नो? बोलो। चैरिटी समझ में आया? आगे बढ़ जाएं? यस सर। ये बहुत प्यारा है, ये दुनिया का बहुत प्यारा चीज है। इसको मैं बोलता हूं आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सर, प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई कंसिडरेशन देने की बात नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है अंडर द लॉ, और दोनों पार्टीज के बीच में कोई रिलेशनशिप है, और दोनों पार्टीज के बीच में क्या है बेटा? लव एंड अफेक्शन है। क्या है बेटा? लव एंड अफेक्शन।
एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कहने से ऑफरर बिकम्स प्रॉमिसर और ऑफरी बिकम्स प्रॉमिसी। ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में रिलेशनशिप है, कोई भी टाइप की रिलेशनशिप चलेगी बेटा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हुआ है। तो इस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? तो आंसर इज यस। तो आप ऐसा लिख सकते हो, इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर promisor and promisee contracted made the contract in writing and they get it registered under the law, they have relationship between them and the contract is created out of natural love and affection, then the contract, if all four conditions satisfied, then the contract is valid even without consideration. क्या ये बात समझ में आ रही है? चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, रिलेशनशिप, लव एंड अफेक्शन। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चा? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, इससे याद आया पूछो क्या? इससे याद आया पूछो क्या? इससे याद आया पूछो क्या? मैं कुछ केस स्टडी पूछ सकता हूं आपसे ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो, एचडी है, wants to transfer his property to nephew। नेफ्यू समझते हो बेटा? भांजा। एचडी ने एग्रीमेंट राइटिंग में मेड किया। एचडी और उसके एडवोकेट मिस बडी, एचडी और उसके एडवोकेट मिस बडी कहा जा रहे हैं? म्युनिसिपल ऑफिस में। काहे के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ नेफ्यू। लेकिन जब मैं और बडी साथ में जा रहे थे ना, तो हम दोनों का क्या हो गया? एक्सीडेंट, और हम दोनों की क्या हो गई? डेथ। लेटर नेफ्यू को पता चला कि एक एग्रीमेंट तो है लेकिन वो रजिस्टर नहीं है। नाउ ही इज क्लेमिंग द प्रॉपर्टी। बताओ, क्या नेफ्यू क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी? नो, बिकॉज इट इज नॉट रजिस्टर्ड। करेक्ट है? यस नो? कोई डाउट है इसमें? पक्का? आगे बढ़ जाऊं? ओके बच्चा, एक और केस स्टडी, एक और केस स्टडी। एक है मिस्टर संस्कार। संस्कार जानते हो आप? संस्कार भैया और उनकी वाइफ ऐश्वर्या, उनके बीच में क्या हो गया बेटा? झगड़ा। क्या हो गया बेटा? झगड़ा। हस्बैंड ने गुस्से में आके, मतलब संस्कार ने गुस्से में आके वाइफ को बोल दिया, गो टू योर मेटर्नल होम। मेटर्नल होम समझते हो? मायका। वाइफ ने बोला हस्बैंड को दैट, wife told to husband that make an agreement in writing to pay 10,000 every month and register the agreement. Consequently, agreement was made in writing and it was also registered. Later, husband refused to pay 10,000. बताओ, क्या वाइफ क्लेम कर सकती है 10,000 एवरी मंथ फ्रॉम हस्बैंड? नो, बिकॉज यहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं था, फाइट हुई थी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बच्चा जोश जोश में देखता है, हस्बैंड ने बोला वाइफ को तो कहना ही से लव हो गई, लेकिन ये बात मिस कर जाता है और आंसर करके आ जाता है यस, बट आंसर इज नो। क्यों? कंडीशन ऑफ लव एंड अफेक्शन इज नॉट फुलफिल्ड। लव एंड अफेक्शन नहीं था, इसलिए कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। क्या ये बात समझ में आती है बच्चा? बोलो बोलो। चलो, देन आता है बेटा कंसिडरेशन फॉर पास वॉलेंट्री सर्विसेज। कंसिडरेशन फॉर पास वॉलेंट्री सर्विसेज, कंसिडरेशन सॉरी कंपनसेशन फॉर पास वॉलेंट्री सर्विसेज। ठीक है, एक है एम्प्लॉयर और दूसरा है एम्प्लॉय। इनके बीच में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब सुनना, मैं एम्प्लॉयर हूं और मेरी एम्प्लॉय का नाम है विशाल। मेरी एम्प्लॉय का नाम क्या है? विशाल। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक होता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। क्या होता है? ग्रेच्युटी एक्ट। ग्रेच्युटी इज समथिंग अमाउंट जो कौन देता है? एम्प्लॉयर। किसको? एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय ने 5 साल से ज्यादा वर्क किया है उस कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन पे, तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बोलता है कि फिर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है टू पे एम्प्लॉई। लेकिन मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ कि ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगी या रेजिग्नेशन के टाइम पे मिलेगी? यस और नो? बोलो बोलो। करेक्ट है सर। सर इस केस में ध्यान से समझना, इस केस में क्या होगा कि एम्प्लॉयर ने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट था एम्प्लॉय के बीच में। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय विल गेट सैलरी एंड एम्प्लॉयर विल गेट वर्क सर्विस फ्रॉम एम्प्लॉय। आफ्टर 7 years एम्प्लॉय रिजाइन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स कंपनी। नाउ एम्प्लॉय हैज राइट टू टेक रिसीव ग्रेच्युटी। क्यों? क्योंकि उसने कितने साल सर्विस कर ली?
5 साल से ज्यादा, तो कहना इसे उसे ग्रेचुटी मिलनी चाहिए। सर ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी इज नथिंग बट रिटायरमेंट फंड। जब बहुत समय तक कोई एम्प्लॉयर के यहाँ पर एम्प्लॉय बहुत लंबे समय तक काम करता है तो उसको रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के टाइम पर ग्रेचुटी देनी पड़ती है। सर लंबे समय क्या होता है? ग्रेचुटी एक के हिसाब से होता है 5 साल से ज्यादा अगर कोई सर्विस कर जाए तो उसे ग्रेचुटी मिलनी चाहिए, ठीक है। इन दिस केस क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलनी चाहिए क्या? सर हाँ मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 साल। बट बदले में रिटायरमेंट के टाइम पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ग्रेचुटी तो मिलनी चाहिए रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय को, लेकिन बदले में एम्प्लॉय ने क्या किया? कुछ किया है क्या? सर पास्ट में सर्विसेज दी थी ना बेटा, पास्ट में सर्विसेज दी थी तो कहना इसे हर महीने उसे सैलरी मिल रही होगी। हाँ, ग्रेचुटी अमाउंट के लिए उसने क्या पैसे दिए? कुछ भी नहीं। कुछ काम किया क्या? नहीं। लेकिन स्टिल ग्रेचुटी लेना एम्प्लॉय का अधिकार है। इसे इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में एग्जाम्पल। क्या ये समझ में आया? कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? पक्का? तो कितने हो गए? सीओसी बैक टाइम, सीओसी बैक टाइम, सी फॉर चैरिटी, ओ फॉर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सी फॉर कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, उसके बाद बी फॉर बेलमेंट, ए फॉर एजेंसी, जी फॉर गिफ्ट, और लास्ट था टाइम, टाइम बार्ड डेट। बोलो यहां तक कोई समस्या? ये यहां पर जाके बेटा खत्म होता है सेक्शन 25, लेकिन उसको खत्म करने के पहले ये 4 कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस में। नंबर 1, सर्विसेज किसको रेंडर्ड होनी चाहिए? वॉलेंटरीली बेसिस पे, मतलब अपनी स्वेच्छा से सर्विसेज दी थी एम्प्लॉय ने। सर्विसेज किसको रेंडर हुई थी? प्रोमिसर मतलब एम्प्लॉयर, और प्रोमिसर मस्ट बी इन द एग्जिस्टेंट एट द टाइम व्हेन द सर्विसेज वर रेंडर्ड, मतलब जब सर्विसेज दी जा रही थी एम्प्लॉय द्वारा वो एम्प्लॉयर को ही मिल रही थी। और प्रोमिसर का इंटेंशन है टू कंपनसेट द प्रोमिसी, मतलब प्रोमिसर मतलब एम्प्लॉयर हर बार हर एम्प्लॉय को जब वो छोड़ के जाते हैं तो उनको ग्रेचुटी देता है अगर वो 5 साल या उससे अधिक काम करते हैं। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सेक्शन 25 के अंदर, एक तो वो चैरिटी वाला, दूसरा रहेगा आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इन दो के अलावा बाकी पे केस स्टडी नहीं आती है ना। और फिर लीगल रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन में जिनमें 2 केस लॉज हैं उस पर केस स्टडी बहुत आती है, ठीक है। अच्छा यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से। ऑल माई September 26 स्टूडेंट्स, नाउ माय वंडरफुल चार्टर्स, नाउ माय वंडरफुल चार्टर्स, हम आते हैं इस टॉपिक के लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। सर कंप्लीट गिफ्ट एक बार बता दीजिए। भाई विशाल, तुम्हारा बर्थडे था, मैंने तुमको गिफ्ट दिया ये ईयरफोन्स और तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो कहना इसे ये कंप्लीट गिफ्ट हो गया। अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो कहना इसे नाउ द ओनरशिप ऑफ दिस ईयरफोन इज हुज, योर्स और माइन, ये आपका हो जाएगा या मेरा? विशाल का हो जाएगा पक्का। नाउ टेल मी, कल को मेरा और तुम्हारा झगड़ा हो तो क्या मैं तुम पे केस फाइल करके ये ईयरफोन वापस ले सकता हूँ क्या? नहीं। तो कंप्लीट गिफ्ट के केस में, कंप्लीट गिफ्ट के केस में देयर इज नो कंसिडरेशन, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ओह व्हाट इट सर। दोस्तों एक लास्ट है टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है बेटा रूल्स या प्रिंसिपल्स, रूल्स या प्रिंसिपल। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार मुझे सभी लोग जिंदा हो तो सबूत दो चैट बॉक्स पे फटाफट से। सभी लोग जिनका September 26 एग्जाम है, जिंदा के लिए जेड टाइप करें या वाई टाइप करें, कुछ तो टाइप करें। ओके ओके, बस फटाफट से अपन देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ध्यान रखना डॉक्ट्राइन का मतलब होता है रूल्स या प्रिंसिपल, और प्रिविटी का मतलब होता है बेटा प्राइवेट। प्राइवेट। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मेरे को फटाफट से आंसर देना। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है यशस्वी से, ठीक है, कि यशस्वी विल यू परचेज दिस ईयरफोन फॉर ₹700, एंड यशस्वी सेड यस आई वांट टू परचेज दिस ईयरफोन फॉर 700, और मैंने यशस्वी को ये ईयरफोन दे दिए। यशस्वी ने बोला सर मैं आपको 3 दिन के बाद इसके ₹700 दे दूंगा। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं। अब 3 दिन बाद अगर यशस्वी मुझे मना करती है
3 दिन बाद यशस्वी मुझे पैसे नहीं देती है, टालती है, क्या मैं यशस्वी पे केस कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं? मेरी जगह मेरी जगह क्या मेरा कोई भाई यशस्वी पे केस कर सकता है? नो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट आपके और यशस्वी के बीच में हुआ था, भाई का क्या लेना देना? योर ब्रदर इज अ थर्ड पार्टी, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? और याद रखना, ये बात समझ में आ रही है? थर्ड पार्टी कैन नॉट फाइल सूट। याद रखना, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी यही बात बोलता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता क्या बोलता है? थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। थर्ड पार्टी और टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, देयरफॉर थर्ड पार्टी हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल सू। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाउएवर, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है? 7 एक्सेप्शन है। अगेन, थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन। और इसके लिए एक नेमोनिक है। नेमोनिक मैं आपको बताऊं, नेमोनिक मैं आपको बता देता हूं, ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट कभी भी आ सकता है। आता बहुत कम है, बट आ सकता है। तो अपन रिवीजन करने बैठे तो पूरी पढ़ लो। माँ व्हाट्सएप बिजनेस AC स्क्वायर, माँ व्हाट्सएप बिजनेस AC स्क्वायर। M फॉर मैरिज अरेंजमेंट, A फॉर असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, W फॉर रिटन फैमिली सेटलमेंट, P फॉर बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, A फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, C फॉर कोवेनेंट ऑफ लैंड, और C स्क्वायर है मतलब 2 बार C है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, एक बार मैं चाहता हूं आप फटाफट से ये 3 लाइन, पहले ये 2 से 3 लाइनें पढ़ो। डन एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़ते हैं। सर कितने एक्सेप्शन है? 7 एक्सेप्शन है। सबसे पहले माँ, फिर व्हाट्सएप बिजनेस AC स्क्वायर, माँ व्हाट्सएप बिजनेस AC स्क्वायर। अच्छा, इससे पहले वाला क्या था? सेक्शन 25। सेक्शन 25 का एक्सेप्शन था COC बैक टाइम। पक्का? क्लियर है? यस नो? ओके। एम फॉर क्या है? M फॉर मैरिज अरेंजमेंट, A फॉर असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, W फॉर रिटन फैमिली सेटलमेंट। सबसे पहले अपन रिटन फैमिली सेटलमेंट देख लेते हैं, ध्यान से समझना क्या होता है। रिटन फैमिली सेटलमेंट के केस में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी सूट फाइल कर सकती है। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता क्या बोलता है? थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल सूट, लेकिन इसके 7 एक्सेप्शन है। उसमें पहला एक्सेप्शन है कि रिटन फैमिली सेटलमेंट। ध्यान से समझना, ये है मिस्टर HD, इनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। ठीक है, HD के बेटों का नाम है जूनियर HD और जूनियर HD 2, और एक बेटी है, क्यूट सी डॉटर है, जिसका नाम है जूनियर बडी। जूनियर बडी, मेरे को ज्यादा नाम याद नहीं है तो मैंने यही लिख दिया। कहना इसे आप बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है, ये मेरे क्या है? बच्चे। पक्का? अच्छा, मेरी 2 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2। अब ध्यान से समझना क्या हुआ। HD ने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने दोनों बच्चों से, दोनों बेटों से, कि देख प्रॉपर्टी 1 जूनियर HD तू ले ले, प्रॉपर्टी 2 जूनियर HD 2 तू ले ले, लेकिन लेकिन इसके बदले में तुम दोनों को 1 करोड़ रुपए ईच, ईच मतलब ये भी 1 करोड़ देगा और ये भी 1 करोड़ देगा। किसको? अपनी डॉटर मतलब अपनी बहन को, जूनियर बडी को देना पड़ेगा। इस कंडीशन के साथ मैंने अपनी प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 अपने बेटों के नाम कर दिया, ताकि वो मेरी बेटी को 1-1 करोड़ रुपए दे दें। दोनों बेटे एग्री कर दिए पेमेंट के लिए। पक्का? अब दोनों बेटे एग्री कर दिए, लेकिन लेटर जब उनके नाम पे होगी प्रॉपर्टी तो दोनों मुकर गए। क्या अब मेरी तो डेथ हो गई, क्या मेरी बेटी सूट फाइल कर सकती है? यस, क्योंकि ये रिटन फैमिली सेटलमेंट है, बट स्टिल थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्टिल फाइल सूट। तो कहना इसे एक्सेप्शन क्या है? रिटन फैमिली सेटलमेंट। क्या पहला वाला समझ में आया सभी को? शिवांश, रोशनी, आरव, प्राची, अंतरा, पीयूष, भूमि। ओके, नाउ थर्ड, बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट। सेकंड वाला, बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट। ध्यान से समझना क्या हुआ, ध्यान से। सीन नंबर 1, ये है मिस्टर HD और ये है उनकी डॉटर, 5 साल की बेटी है मेरी, प्रिंसेस। क्या नाम है उसका? प्रिंसेस। मैंने ना एक ट्रस्ट क्रिएट किया, और किसके नाम पर? इशिता के नाम पर। इशिता कौन है? ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, मैंने इशिता को बोला कि देख सुन, मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट के नाम पे कर रहा हूं, ठीक है,
जो कि कौन मैनेज कर रहा है ट्रस्ट, इशिता, विद अ कंडीशन दैट इशिता विल ट्रांसफर ऑल प्रॉपर्टी टू माय डॉटर प्रिंसेस। कब? जब प्रिंसेस कितने साल की हो जाएगी? 21 ईयर्स ओल्ड। मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या मैं डॉटर के नाम पे ट्रांसफर कर सकता था प्रॉपर्टी? क्योंकि डॉटर तो माइनर है। गॉट इट और नॉट? तो मैंने किसके नाम पे, मैंने क्या किया, ट्रस्ट ओपन किया, और ट्रस्ट की मैनेजर कौन थी? इशिता। अच्छा, मैंने बोला कि ये प्रॉपर्टी अभी तो मैं तेरे को सारी दे रहा हूं, बट आगे जाके जब मेरी बेटी 21 साल की हो जाएगी तो तू क्या करना, उसको ये प्रॉपर्टी दे देना। लेटर जब मेरी बेटी 21 साल की हो गई तो कैन आई से मेरी बेटी के पास राइट है टू क्लेम द प्रॉपर्टी फ्रॉम इशिता? यस और नो? और इशिता ने अगर मना किया तो क्या, चूंकि मेरी बेटी इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, क्या स्टिल वो केस फाइल कर सकती है इशिता के अगेंस्ट to claim the property? Answer is yes, she can do so, because even if she is stranger to the contract, because of the contract is done for the beneficiary in case of trust, इस केस में थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है। लेकिन सर बच्चों का डाउट आता है मेरे से, सर अगर इशिता मर गई या प्रिंसेस मर गई बिफोर 21 ईयर्स ओल्ड तो फिर कौन मैटर डिसाइड करेगा? तो दोस्तों उस केस में कोर्ट डिसाइड करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? क्या दो एक्सेप्शन हो गए हमारे? अच्छा, तीसरा आता है बेटा असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है बेटा? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझते हो क्या? जल्दी बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझते हो क्या? समझते हो बेटा? वेरी गुड। एक है मिस्टर एचडी, जो कौन है? ड्रॉअर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके लिए किया उन्होंने? मलाइका। मलाइका कौन है? ट्रॉय। मलाइका कौन है? ट्रॉय। लेकिन एचडी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने मलाइका को बिल ऑफ एक्सचेंज, मलाइका और मेरे बीच में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब उसमें 3 महीने का टाइम है, तो क्या मैं 3 महीने से पहले मलाइका से पैसे ले सकता हूँ क्या? नो सर, जो टाइम मेंशन है उससे पहले नहीं ले सकते। करेक्ट है? ये तो आपने पढ़ा होगा ना, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है ना आपने? पक्का याद रखना। ड्रॉअर ने ड्रॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस टाइम पीरियड के पहले क्या ड्रॉअर क्लेम कर सकता है अमाउंट? नहीं। लेकिन अब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने क्या किया, बिल को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स कर दिया मतलब असाइन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। किसको? अली भाई को। अली भाई को। अली भाई को ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस केस में ट्रांसफरर कौन है? मैं। और ट्रांसफरी कौन है? अली भाई। इसको अपन लॉ की लैंग्वेज बोलते हैं असाइनी, और इसको बोलते हैं असाइनर। इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही मैंने ट्रांसफर किया अली भाई को, कहना इसे मैं अली भाई से पैसे आज ले लूंगा, और अली भाई को एक हाथ से मैं अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का टोकन पकड़ा दूंगा। अब इन फ्यूचर जब ड्यू डेट आएगी, क्या अली भाई मलाइका से पैसे ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? जल्दी बोलो, अंतरा, शर्विल, हर्षिता, ए, तुम लोग ए कहीं और मत देखो, मैं इधर इधर देखो, इधर बैठा हूं मैं। देखो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको बोर हो रहा है, अब आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, याद रखो उस टाइम पर कोई दूसरा बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा और वहीं वो तुमसे आगे निकल जाएगा, तो तुमको गिव अप नहीं करना है अगले 5 से 10 मिनट और। ओके, फटाफट से इधर पे है ना, हमको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है और हम करके रहेंगे जो भी हमारा अटेम्प्ट है। यस और नो? आंसर इज यस। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इधर वापस वापस से देखो, क्या एचडी इससे पैसे ले लेगा और इसको क्या दे देगा? टोकन। अब इस टोकन के बेसिस पे ड्यू डेट पर क्या अली भाई मलाइका से पैसे ले सकते हैं? आंसर इज यस, ले सकते हैं। लेकिन अगर मलाइका मना करे, मलाइका बोले ए मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो एचडी से हुआ था, तू कौन है? ऐसा बोल सकती है क्या? सर वो बोलने को तो बोल सकती है, लेकिन इस केस में फिर अली भाई थर्ड पार्टी भले ही है, लेकिन वो मलाइका पे केस फाइल कर सकते हैं, इवन ही इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या लिखा है, ऑन ड्यू डेट अली भाई विल क्लेम पेमेंट फ्रॉम मलाइका, एंड इफ मलाइका रिफ्यूज टू पे देन अली भाई कैन सू मलाइका इफ अली, इवन इफ अली भाई इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। बताओ ये तीनों में कोई डाउट्स हैं क्या? फटाफट से, इन तीनों में कोई डाउट है क्या? बोलो। ये देखो फटाफट से, रिटन फैमिली सेटलमेंट अपन देख लेते हैं बुक से मेरी। इन केस ऑफ रिटन फैमिली सेटलमेंट, इफ टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट आर रिसीव्ड इन राइटिंग, मेंबर्स ऑफ द फैमिली नॉट पार्टी टू द सेटलमेंट कैन ऑल्सो enforce their claim even if they are third party। फटाफट से इसको पढ़ लो, इतनी ये 3 लाइनें। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ, सॉरी, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
वेयर देयर इज असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द असाइनी कौन है? अली भाई, कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेरियस बेनिफिट्स दैट वुड अक्रू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट के केस पर असाइनी क्या केस फाइल कर सकता है? आंसर इज यस। इतना ही लिखना है। बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, अग्रीमेंट टू क्रिएट ट्रस्ट कैन बी एनफोर्स बाय द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन थी? मेरी डॉटर प्रिंसेस। क्या वो पार्टी थी कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं। क्या स्टिल वो सेटलर और ट्रस्टी के बीच में? ट्रस्टी कौन थी अपने केस में? ट्रस्टी थी इशिता। यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट भले ही सेटलर और ट्रस्टी के बीच में हो, क्या बेनिफिशियरी क्लेम कर सकता है? यस। चलो वापस से आ जाते हैं सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते वक्त अब हम आते हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। सर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? एक बात समझना, एक बात समझना। एक है मिस्टर आरुष, एक है मिस्टर आरुष। वो अपनी वाइफ को इल ट्रीट करते थे। इल ट्रीट समझते हो? मारता था, पीटता था, है ना, और बहुत परेशान करता था। ये बात सही है या गलत है? सर गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अब चूंकि आरुष उसका हस्बैंड उसको अपनी वाइफ को ढंग से नहीं रखता था, उसके साथ गलत बिहेवियर करता था। देयरफॉर वाइफ अपने मायका चली गई, मैटरनल होम चली गई। कैन आई से वाइफ ने सही किया, करेक्ट है। फिर जब ये मायका चली गई तो आरुष को एहसास हुआ, आरुष को एहसास हुआ कि यार ये तो गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। और उस केस में आरुष वापस गया मायके, किसके? वाइफ को लेने। मायका गया किसके? वाइफ के। और वहां पे जाके उसको लेने के लिए गया तो बात इस बार बीवी ने नहीं करी, फादर इन लॉ ने करी। फादर इन लॉ कौन होंगे? बीवी का फादर। यस और नो? तो आरुष का क्या होगा? ये फादर इन लॉ। आरुष ने प्रॉमिस किया फादर इन लॉ से कि ही विल नॉट इल ट्रीट हिज वाइफ। इफ ही डज so then मिस्टर आरुष विल पे मंथली अलाउंस टू हिज वाइफ। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि देखो मैं अब आपकी बेटी को, आपकी बेटी मेरी वाइफ है, मेरे से गलती हुई ऐसे मान लिया उसने। और आरुष फिर से उसको उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, प्रॉमिस कर दिया अपने ससुर जी को कि यार मैं अपनी वाइफ को गलत तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं उसे हर मंथली अलाउंस दूंगा, कुछ महीने का खर्च दूंगा। और मान लो फॉर एग्जाम्पल उसने लिख दिया 20,000 रुपए पर मंथ दूंगा, और ऐसा उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेटर मिस्टर आरुष अगेन इल ट्रीट्स हिज वाइफ, और जब वो वापस आ गई घर, फिर से आरुष तो आरुष है, आरुष ने फिर से अपनी वाइफ को पीटना चालू कर दिया। तो कहना ही से क्या इस केस में वाइफ सू कर सकती है आरुष को अमाउंट लेने के लिए, 20,000 रुपए लेने के लिए? यस, इवन हिज वाइफ इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल शी कैन क्लेम द अमाउंट। भले ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पार्टी मतलब आरुष और उसके फादर इन लॉ के बीच में, बट क्या वाइफ क्लेम कर सकती है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ रही है बात? पक्का? इजी। अब आते हैं बेटा अपन कोवेनेंट विद लैंड पर। इस पर आ रहे हैं बेटा कोवेनेंट विद लैंड पर। कोवेनेंट का मतलब होता है बेटा कंडीशन। कंडीशन समझते हो? कंडीशन समझते हो? संस्कृति, यशस्वी, विशाल, शर्विल, हर्षिता, रोशनी, अंतरा, प्राची, स्मृति, दीक्षा, शिवानी, पीयूष, पुष्कर, भूमित, ऑल माई वंडरफुल चार्टर्ड। तो कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? कंडीशन। अच्छा कंडीशन किसके साथ है? लैंड के साथ। क्या हुआ? मिस्टर एचडी ने 100 एकड़ की प्रॉपर्टी, जो एचडी की थी, मेरी कितनी प्रॉपर्टी थी? 100 एकड़ की प्रॉपर्टी थी। मैंने किसको दे दी? अनुष्का को बेच दी। अनुष्का को बेच दी। लेकिन बेचने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला कि देखो जो मेरी 100 एकड़ की प्रॉपर्टी है ना, उसमें से 98 एकड़ तू यूज कर, तुझे अनुष्का जो करना है कर, लेकिन 2 एकड़ की जमीन मैं ही यूज करूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कंडीशन रखी कि तू मेरी 100 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीद ले, लेकिन 2 एकड़ की जमीन मैं ही यूज करूंगा एज गार्डन। मैंने क्या बोला? आई विल यूज इट। ठीक है। और अनुष्का कितने एकड़ यूज करेगी? 98। तो 98 एकड़ कौन यूज करेगा? अनुष्का। रिमेनिंग 2 एकड़ विल बी रिजर्व फॉर गार्डन एंड अनुष्का एग्रीज फॉर द सेम। और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। लेटर जब मेरी डेथ हुई, मेरा एक बेटा था 24 ईयर ओल्ड, ठीक है। और जैसे ही मेरी डेथ हुई तो अनुष्का निकली चोटी। क्या निकली? चोटी। अनुष्का ने पता क्या किया? वो पूरा 100 एकड़ यूज कर लिया, और जो 2 एकड़ में गार्डन था ना, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं तो हूं नहीं, लेकिन मेरे बिहाफ पे क्या मेरा सन
सूट फाइल कर सकता है अनुष्का पर? बोलो यस सर। क्योंकि भले ही वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस जमीन के साथ एक कंडीशन अटैच थी और मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस फाइल कर सकता है, इवन इफ माय लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने देखो अभी तक कितने पढ़ लिए सर? अपन ने पढ़ा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर अपन ने पढ़ लिया रिटन फैमिली सेटलमेंट, फिर कोवेनेंट विद लैंड पढ़ लिया, और बीच में अपन ने एक और पढ़ा था बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, पांचों में अगर आप नोटिस करो, पांचों में अगर आप नोटिस करोगे ना, हर समय बेनिफिट पता किसको मिल रहा है? स्ट्रेंजर्स को, इन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। Here we can conclude stranger to the contract cannot sue, but stranger to the consideration can sue. क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ, पहले वाले केस में मेरी बेटी पार्टी थी देखा कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं, लेकिन उसको बेनिफिट तो मिलना था ना। तो कहना से शी वाज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन एंड देयरफॉर शी कैन सू, देयरफॉर शी कैन फाइल सू। बताओ क्या ये बात सही है? बोलो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो हमने यहाँ पे एक लाइन लर्न करी, कौन सी लाइन? ध्यान से समझना, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बट स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन सू। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? फटाफट से बोलो यस नो। आते हैं आते हैं आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पर, और इसके बाद एक ही अपना बचा है, बस खत्म हो गया अपना, ये लास्ट ही है शायद, नहीं इसके बाद एक और बचा है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यहां पर समझना थर्ड पार्टी भी सूट फाइल कर सकती है, कैसे? ध्यान से समझना। ये है मिस्टर एचडी, इनकी एक एजेंट है जिसका नाम क्या है बेटा? एज यूजुअल बडी। इनका नाम क्या है? बडी। बडी कौन है? मेरी एजेंट है। ठीक है, एचडी ने क्या किया, अपनी कार किसको दे दी? एजेंट को, टू सेल इट। काहे के लिए दिया था मैंने बडी को कार? सेल करने के लिए। ठीक है, बडी ने ये कार किसको सोल्ड कर दी? डॉक्टर को। बडी ने ये कार किसको सोल्ड कर दी? डॉक्टर को। मतलब डॉक्टर ने किससे परचेज करी? बडी से। अच्छा, लेकिन बडी ने जो पेमेंट करना था ना कार के बदले, उसमें डिफॉल्ट कर दिया ऑन ड्यू डेट पर। ड्यू डेट पर डॉक्टर ने पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, हु इज द प्रिंसिपल पार्टी? हु इज द प्रिंसिपल पार्टी? एचडी? यस, मी माई सेल्फ, मतलब एचडी पक्का। हु इज द एजेंट? बडी। क्या बडी के एक्ट पर एचडी क्लेम कर सकता है सामने वाले से? अब डिफॉल्ट डॉक्टर ने किया है, तो मेरा क्वेश्चन है, कैन एचडी sue doctor for the price of the car? Yes. Even HD is not a party to the contract. Still, in case of contract of agency, he can claim it. Oh my God, बताओ कितना आसानी से अपन ने खत्म कर दिया। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, दैट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। फटाफट से इसको देखते हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट में क्या होता है? मिस्टर एचडी जो है, मिस्टर एचडी जो है, उन्होंने 25,000 दिए किसको? प्रकाश को। एक है मिस्टर प्रकाश, काहे के लिए? ताकि मैंने अपने 25,000 रुपए किसको दिए? प्रकाश को। और प्रकाश को बोला ये 25,000 किसको दे देना? मिस्टर बंकू को। बंकू भैया, बंकू भैया, समझ में आ रहा है? तो मेरे को किसको देना था? 25,000 बंकू को, लेकिन मैंने वो 25,000 किसको दिए? प्रकाश को, और बोला बंकू को दे देना। ठीक है, अच्छा, प्रकाश ने बंकू को एक्नॉलेज कर दिया कि दैट ही इज होल्डिंग 25,000। एक्नॉलेज करना मतलब इन्फॉर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पैसे मुझे देने थे किसको? बंकू को। मैंने किसको दिए? प्रकाश को, और बोला किसको दे देना? बंकू को। प्रकाश ने बंकू को बता दिया कि भाई मेरे पास 25,000 हैं, मैं तेरे को दे दूंगा, तू हर्षित सर से मत मांगना। अब मुझे एक बात बताओ, इफ लेटर प्रकाश रिफ्यूज टू पे 25,000 टू बंकू, क्या बंकू प्रकाश को सूट फाइल कर सकता है? हाँ, क्योंकि प्रकाश ने एक्नॉलेज किया था। प्रकाश ने क्या किया था बेटा? एक्नॉलेज किया था। और इसी के साथ ये मेरा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा? माँ व्हाट्सएप बिजनेस, AC स्क्वायर, M फॉर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, वहां भी वाइफ के लिए केस कर सकती थी। माँ के बाद ए फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, अगर किसी ने एक्नॉलेज किया है तो सामने वाला पार्टी एक्नॉलेजमेंट करने वाली पार्टी पे भी केस कर सकता है। सर उसके बाद आया था
डब्ल्यू फॉर रिटन फैमिली सेटलमेंट, डॉटर केस कर सकती थी, यस। फिर पी बिजनेस, बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, क्या ट्रस्टी पे केस फाइल कर सकती है मेरी डॉटर, बेनिफिशियरी, यस सर। ए फॉर असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या वहां पर असाइनी भी कॉन्ट्रैक्ट क्लेम कर सकता है, कंसिडरेशन क्लेम कर सकता है, आंसर इज यस। लास्टली सी स्क्वायर, सी फॉर कोवेनेंट विथ लैंड और सी फॉर कोवेनेंट विथ लैंड के अलावा एक और कौन सा था, जल्दी बोलो। कोवेनेंट विथ लैंड के अलावा और कौन सा था, जल्दी बोलो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, पक्का। तो कहना इसी ये भी खत्म हो गया। अब इसके बाद नीचे पता क्या लिखा है इस पीडीएफ में, इस पीडीएफ में हमने कितने सेक्शन पढ़े, सिर्फ 2 ही सेक्शन पढ़े। सेक्शन 2 क्लॉज डी, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन 25 एक्सेप्शन टू द रूल, एक्सेप्शन टू द रूल, नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन। अच्छा, कितने केस लॉ पढ़े, 2, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, चिन्हैया वर्सेस रमैया। हमारा रिवीजन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, जैसा मैंने आपको कराया इस पूरे लेक्चर में पिछले 1.5 घंटे में। कंसिडरेशन, रूल्स ऑफ कंसिडरेशन, फिर उसके बाद नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन, और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। बोलो, क्या तुमको ये समझ में आया बच्चों? क्या ये पूरा चैप्टर तुम्हारे माइंड में बैठ गया है? क्या तुमको अब ये चैप्टर इजी लगेगा? क्या इसमें कोई भी डाउट्स हैं? अगर हैं, अभी नहीं आ रहे, बाद में आए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर, यस और नो बेटा। अच्छा, क्या तुमको रिवीजन में मजा आया? अगर मजा आया है तो मुझे जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8871296220 पर जरूर मेंशन करना कि भैया मजा आ गया सर, मजा आ गया, क्या कराया है ऐसे ही आगे कराते रहना, ताकि मुझे मुझे ये बात बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाए कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं आगे के चैप्टर्स के लिए। हम 18 से 20 अगस्त तक पूरा लॉ खत्म कर देंगे इसी स्पीड में। और दोस्तों एक बात और लास्टली मैं आपसे बोलूंगा कि कोई भी डाउट हो, कभी भी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो कि सर मेरी बुक में तो ऐसा था, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे भी रहेगा तो सबको दिखेगा, तो टेंशन की बात नहीं है। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप मुझे बोल देना, मैं आपको जो भी चीजें भेजूंगा वो सारे के सारे आईसीआई के हिसाब से रहेंगे। बट मुझे सबसे पहले, क्या आपको ये चीज मजा आई? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वो भी आप देख लेना, वहां से ज्वाइन हो जाना। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है बाउंस बैक रिवीजन सीरीज। जो भी बच्चा सितंबर 26 दे रहा है उसके लिए सीरीज है, डोंट यू वरी। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ओके, ऑल माय वंडरफुल चार्टर्स, बाय बाय, टेक केयर।